क्लोजिंग कॉल में जो है आपका स्वागत है। ऑफ कोर्स बाजार की बात करें तो एक रिकवरी की कोशिश कर रही है गैप डाउन ओपनिंग के बाद। निफ्टी बैंक में भी जो है एक रिकवरी की बात हो रही है, लेकिन हमारे साथ जो है बहुत दिनों बाद सृष्टि जुड़ रही है। सृष्टि 4 महीने हो गए होंगे। हाँ शरद, 4 महीने हो गए और बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी मुझे वापस आने की। हमने एक्साइटमेंट बिल्ड भी तो की। बिल्कुल वो सबसे बड़ा क्रेडिट आप लोगों को ही जाता है और हमारे डायरेक्टर आनंद को भी, जो कि काफी उत्साहजनक तरीके से उन्होंने ये वापसी पूरी प्लान करवाई। बट थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जी हाँ, स्वदेश तो हमेशा दिल के करीब ही है, पर बाजार की बात करें तो इतनी उठापटक के बाद भी आज भारतीय बाजारों में नीचे से रिकवरी देखने को मिली है। जहां पर सबसे पहले आप देखें निफ्टी 50, वो कहीं ना कहीं 24,500 के पास जब हमने शुरुआत की वहां से रिकवर होता हुआ 24,700 तक आता हुआ दिख रहा है। वहीं निफ्टी बैंक भी थोड़ा सा रिकवरी जरूर दिखाई है उसने निचले स्तरों पे। पर अगले के 1.5 घंटे के लिए आप हो जाइए तैयार, क्योंकि एक्शन भरा सत्र रहने ही वाला है। ना ही सिर्फ हम 3 आपके साथ मौजूद हैं, बल्कि हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी आपके साथ जल्द जुड़ेंगे। और साथ ही आपको सबसे पहले बता देते हैं कि इस शो में क्या है खास। तो 2:05 पर हम आपके सामने लेकर आएंगे एफएनओ की स्ट्रैटेजी। साथ ही साथ 2:10 पे आपके लिए हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। 2:40 पे नजर रखिएगा ऑप्शंस के चैंपियन पे। वहीं 3 बजे मार्केट्स एट 3 में आपको बताएंगे कि कौन से स्टॉक्स में भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है। फिर 3:10 पे बीटीएसटी और एसटीबीटी आइडियाज हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा आपके लिए हम लेकर आएंगे। और ना ही सिर्फ ये सत्र के लिए, बल्कि 2 दिन की छुट्टी के बाद मंडे को कौन से ऐसे इवेंट्स रहेंगे जिसका आपको ध्यान रखना है, ओवर द वीकेंड कौन से बड़े इवेंट्स होंगे जिसका मार्केट पे असर पड़ेगा, वो 3:20 पे हम आपके सामने रखेंगे। शरद, काफी एक्शन भरा सत्र तो जरूर हम देख रहे हैं और रिकवरी भी है, पर ऐसे में अगर हम देखें तो बिग बजर ये कौन सा साबित होता हुआ दिख रहा है आज? जी बिल्कुल सृष्टि, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो ज़्यादा है, लेकिन आज सुबह जिस तरह जो ग्लोबल टेंशन्स दिखा उस स्पेसिफिक ही मेजॉरिटी ऑफ मेरे स्टॉक्स हैं। स्टॉक स्पेसिफिक 1 या 2 ही हैं, तो धीरे धीरे करके एक एक बताते हैं। क्रूड कीमतों के बढ़ने से दबाव देखने मिला है। इंटरग्लोब एविएशन, HPCL, IGL, यहाँ पे जो है नेगेटिव रिएक्शन देखने मिला है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे देखें तो ओवरऑल जो इन स्टॉक्स में जो है सेलिंग प्रेशर आई है। क्रूड कीमतों की अगर हम बात करें तो ONGC ऑयल इंडिया इनके लिए बेनिफिट है। तो इन दोनों स्टॉक्स में ऑफ कोर्स लगातार 2 दिन जो है अच्छी जो है सेशंस देखी गई है। अब मोमेंटम अच्छी आई है, सारे स्टॉक्स में देखिए अच्छी जो है ग्रोथ आई है। 1% ONGC पे, ऑयल इंडिया भी 1% ऊपर है। लगातार यहाँ पे अच्छी मूवमेंट जो है 2 सेशन से देखने मिल रही है, जहाँ पे क्रूड का उबाल जो है 12% 15% की जो है ग्रोथ आई है। फर्स्ट क्रूड डेरिवेटिव कंपनीज पे एक बार स्क्रीन पे देखें तो OMCs, एविएशन और पेंट स्टॉक्स सारे काउंटर्स में सेलिंग देखने मिल रही है। एंड IGL ऑफ कोर्स अगर बात करें ईरान में, जहाँ पे यहाँ उनके जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शंस आते हैं उस पे इम्पैक्ट आ रही है। लेकिन शिपिंग डिफेंस कंपनीज में जो है दूसरे साइड एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल रहा है। अब शिपिंग कंपनीज में तेज़ी इसलिए आ रही है क्योंकि जो ग्लोबल रेट्स है शिपिंग के, उसमें बढ़ोतरी देखने मिल सकता है। जिस तरह कुछ कुछ रूट्स बंद हो सकते हैं, इनिशियल रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो इसके कारण ऑफकोर्स शिपिंग कॉर्पोरेशन देखिए स्टॉक 12% ऊपर है। इसके अलावा भारत डायनेमिक्स, BML और इंटरेस्टिंगली भारत डायनेमिक्स जो है मिसाइल्स भी सप्लाई करता है इसराइल को, तो यहाँ पे देखिए स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है। और गार्डन रीच जो शिपिंग वाले स्टॉक्स है, तो थोड़ी देर पहले मानसी भी मेंशन कर रही थी, स्टॉक लगभग 3% ऊपर है। ब्लॉक डील्स हो रहे हैं जुबिलेंट ग्रुप में। जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात करें तो 1.6% इक्विटी जो एक्सचेंज हैंड्स हुए हैं। बायर अभी पता नहीं है, लार्जली हमारी ब्रोकर से बात हो रही है तो एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल एक म्यूचुअल फंड ने अब्जॉर्ब की है, तो ये जो इनिशियल खबर आ रही है। और आखिर में एक डाउनग्रेड भी आया है, ब्रोकरेज डाउनग्रेड, उस पर बात करें तो UBS की डाउनग्रेड आई है L&T फाइनेंस में, तो उस पर भी नज़र रहेगी। तो ये अहम बिग बजर्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ है, लेकिन ऑफ कोर्स मेजॉरिटी ऑफ द हमारी जो बिग बजर्स हैं 1 या 2 मैक्रो इवेंट के कारण जो है इम्पैक्ट आ रहा है। और देखिए अक्रॉस द सेक्टर्स ये इम्पैक्ट आपको देखने मिल रहा है। लेकिन चलिए मार्केट की जो सेटअप है, मार्केट की चेक खास करके निफ्टी के लेवल्स पे यहाँ पे क्या जो सेटअप आ रहा है, मानसी ज़रा बताएं। गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक रिकवरी की कोशिश, अभी भी 170 पॉइंट डाउन।
बिल्कुल शरद, सही कहा आपने। रिकवरी की लगातार कोशिश और जद्दोजहद में बाजार, और जब आप कोशिश करते हो, कहते हैं ना ट्राई प्लस ट्राई इज इक्वल टू सक्सेस, और ये रिकवरी अटेम्प्ट करने में कामयाबी भी मिल रही है। भले ही कोई शानदार लेवल इस वक्त फिलहाल नहीं नजर आएंगे, लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव अब भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, लेकिन इन स्तरों पर अगर आप देखें एट प्रेजेंट 24,700 711 के आसपास एक लेवल इस वक्त हम देख रहे हैं निफ्टी में। रिकवरी मोड यहां पर अटेम्प्ट होता हुआ निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी देखेंगे। इनफैक्ट हम आपको बता भी रहे हैं कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में कमजोरी ज्यादा थी। रिकवरी निचले स्तरों से करीब 450 अंकों की बैंक निफ्टी में इस वक्त 55,150 के आसपास, जहां दिन के निचले स्तर देखने को मिले थे इस वक्त 55,580-90 के लेवल्स पर फिलहाल बैंक निफ्टी निचले स्तरों से ऑलमोस्ट 400-450 अंकों की रिकवरी इस वक्त। निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल्स आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट चेंज, और साथ ही इस वक्त कहां पर सबसे ज्यादा फ्रेश शॉट्स क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं वो भी आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। लेकिन साथ साथ फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स मार्केट के टेक्सचर पर भी खास तौर से नजर रखेगा। आज सुबह जब बाजार की शुरुआत हुई थी एब्सोल्यूट डिक्लाइंस का पलड़ा भारी नजर आ रहा था। इस वक्त एडवांस डिक्लाइन के रेशियो स्क्रीन पर लेकर आने चाहिए। मार्केट की टेक्सचर किस तरह से वीकनेस से रिकवरी की तरफ बदलती हुई नजर आ रही है, इस पर भी एक फोकस होना चाहिए। और साथ ही फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स हम लगातार देख रहे थे, वहां पर गिरावट देखने को मिली थी पिछले 2 सेशन से। कल हमने देखा वहां पर स्पाइक नजर आया। इंडिया विक्स में स्पाइक होना एक फेयर का काम, कह सकते हैं कि एक कंसर्न का काम होता है, और इस वक्त भी इंडिया विक्स अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 6% के स्पाइक्स यहां पर देखने को मिले हैं। हालांकि कंफर्ट लेवल्स के बिल्कुल आसपास, जिसकी हम बात करते हैं 14 to 15 के लेवल्स के आसपास कंफर्टेबल होता है, लेकिन करीब 5 से 6% की तेजी इंडिया विक्स में इसी बात को दर्शाती है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। कल वीकली एक्सपायरी का दिन था, इंडिया विक्स में 2-2.5% की तेजी देखी हमने। ये वही इंडिया विक्स है जो कि काफी हद तक टूट रहा था, जहां से रिलीफ हमें मिल रही थी, बाजार वॉलेटाइल थे तब भी, लेकिन इस वक्त इंडिया विक्स का बढ़ना एक कंसर्न जरूर पैदा कर रहा है। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से करना चाहेंगे 24,700 के आसपास, जहां निफ्टी में इस वक्त ट्रेड हो रहा है। 24,650 के लेवल्स को आप इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर मानकर चल सकते हैं। इन लेवल से नीचे डाउनसाइड और ज्यादा विजिबल नजर आ सकती है, लेकिन इस वक्त रिकवरी के मूड में है निफ्टी, और यहां से उम्मीद यही करके चलेंगे कि लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में एटलीस्ट ये जो मूड है इसे बरकरार रखे। 24,750 पहला दायरा रेजिस्टेंस की अगर बात करें, उसके बाद 24,800 के लेवल्स अगर आज दिख जाते हैं, जो कि थोड़ा मुश्किल जरूर लग रहा है क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत कमजोर है, ग्लोबल सेटअप हमने देखा कमजोर है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, इजराइल और ईरान के बीच तनातनी, तो ये सारी की सारी चीजें प्ले आउट करेंगी। लेकिन अगर 24,750 के लेवल्स भी दिख जाते हैं तो पॉजिटिव कह सकते हैं कि एटलीस्ट हम क्लोजिंग जो है फ्राइडे सेशन की टुवर्ड्स पॉजिटिव नोट करके जा रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, एट दिस प्रेजेंट पॉइंट 55,552 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी में कामकाज फिलहाल देखने को मिल रहा है। उसी के इर्द गिर्द यहाँ पर ट्रेड्स देख रहे हैं टुवर्ड्स डाउनसाइड। छोटी रेंज आज रख के चलेंगे क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी दिखने को मिली है। 55,500 के लेवल्स को सपोर्ट के तौर पर मानकर चलना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 55,600 के स्तर अगर दिख जाएं तो अगेन बैंक निफ्टी के लिए भी कहा जाएगा कि ऑन एन ऑप्टिमिस्टिक नोट एटलीस्ट क्लोजिंग जो है दिखा रहा है। रिकवरी है, रिकवरी अटेम्प्ट हुई और ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव नोट पर कामकाज देखने को मिला है। डिफेंस क्षेत्र बाजार को संभालने का काम कर रहा है, और इसी के साथ साथ मेटल, एफएमसीजी और ऑटो स्पेसेस हैं जहां पर गिरावट देखने को मिली है। ऑटो सेक्टर पर लगातार हमारी नजर है। रेयर अर्थ मैग्नेट का सिलसिला जब से चला वो कंसर्न थी, चाइना के एब्सोल्यूट कंट्रोल्स थे। सृष्टि ने डीप डाइव रिसर्च कर आपको बताया था कि आखिरकार ये सिचुएशन क्या है, और ऑटो सेक्टर के लिए, ईवी स्पेस के लिए क्या कुछ इसमें कंसर्न्स डेवलप हो सकते हैं। एफएमसीजी और साथ ही हम देख रहे हैं मेटल स्पेस में भी मेटल्स की शाइन भी छटती हुई नजर आई। एट दिस प्रेजेंट पॉइंट अगर आप देखेंगे मेजर कंट्रीब्यूशन ओएनजीसी, टेक महिंद्रा, टीसीएस, सिप्ला और विप्रो की तरफ से देखने को मिला है, लेकिन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, आईटीसी और रिलायंस, ये कुछ तमाम काउंटर्स हैं जहां से बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। ऑल इन ऑल वॉलेटाइल मार्केट्स हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर आप देखेंगे, आईटी एकमात्र सेक्टर है जो कि इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहा है। ऑन द फ्लिप साइड रियल एस्टेट, फार्मा, ऑटो, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल्स, एफएमसीजी, निजी बैंक क्षेत्र और सरकारी बैंक क्षेत्र, यहाँ पर लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव। सो एडवाइस अब भी यही रहेगी। सुबह से हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपको बता रहे हैं कि एहतियात बरत कर चलें, कॉशन रखें। मार्केट को वॉच लिस्ट में भी रखा जा सकता है किन्हीं सेशंस में जब एब्सोल्यूट वॉलेटिलिटी दिखती हो, और सिर्फ फ्राइडे सेशन को इस वक्त वॉच आउट कीजिए। ये राय हमारी तरफ से। थोड़ी देर में एक्सपर्ट्स की पैनल हमारे साथ जुड़ जाएगी। लेकिन सृष्टि,
ऑटो सेक्टर की ही बात करते हो, रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सिनेरियो को काफ़ी अच्छे से आपने रिसर्च कर हमें बताया था। और सिचुएशन चाइनीज़ कंट्रोल्स की अगर बात करें, अब तो देश के प्रतिनिधि हैं जो कि इस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत का दौर जारी है इस वक्त। जी बिल्कुल मानसी, क्योंकि रेयर अर्थ का जो मुद्दा है उसको कई सारी ऑटो कंपनीज ने अब सरकार को बताया है कि कितना कंसर्निंग है ये, और सरकार ने भी पिछले हफ्ते जितनी बड़ी ऑटो कंपनीज थी उनसे प्रेजेंटेशन भी मंगाई थी। दो चीज़ें वहाँ पे डिस्कस ज़रूर हुई थी। पहला कि क्या ये रेयर अर्थ मैग्नेट की जो निर्भरता है चाइना पे वो हम कर सकते हैं, और दूसरा ये था कि क्या ये रेयर अर्थ जितनी मात्रा में हमारी गाड़ियों में लगते हैं, क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम बिल्ड करें और उसकी जो निर्भरता है वो हम कम करें। तो ये दोनों ही चीज़ों पे ऑटो कंपनीज और सरकार दोनों ही काम कर रही है। सभी कंपनीज का फिलहाल यही कहना है कि जुलाई मिड तक हो सकता है कि उनके जो प्रोडक्शन है उस पे हिट आने लगे इसकी कमी की वजह से। पर कहीं ना कहीं दूसरी पॉजिटिव बात ये भी है कि यूएस चाइना में डील हो गई है। ये एक बड़ा मुद्दा था क्योंकि अप्रैल से ये मुद्दा पूरा चल रहा था, जिसमें 3 से 4 महीने में देखें तो आपने देखा कि यूएस और चाइना दो बड़ी इकॉनमीज के बीच में 6 महीने की मोहलत के साथ रेयर अर्थ मैग्नेट्स की डील हो गई है। तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि हो सकता है जिस तरीके से सरकार इस पूरे मुद्दे को ले रही है एक पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद की जाए। फिलहाल आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो कमेंट्रीज आई हैं, बजाज ऑटो उन्होंने जाहिर ज़रूर कर दिया है कि जुलाई तक उनके प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट आना चाहिए अगर ये स्थिति सुधरी नहीं तो। और वहीं M&M, टाटा मोटर्स, मारुति की बात करें तो उन्होंने फिर जताया है कि 2 महीने तक जो है उनके पास इन्वेंट्रीज है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स तो हो ही रहे हैं। साथ ही एक और खतरा ऑटो इंडस्ट्री के लिए वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की कल भी कमेंट्री आई थी कि हो सकता है कि फिर से ऑटो टैरिफ्स अब बढ़ते हुए दिखें। तो देखिए तो एक डेवलपिंग सिचुएशन है, कहीं स्टील पे टैरिफ लगे, कहीं ऑटो पे टैरिफ लगे, और अभी तो ऑटो पे टैरिफ ऑलरेडी चल रहे हैं, वो अब फिर से बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो आमतौर पे जो ग्लोबली लिंक्ड कंपनीज हैं उन पे एक इम्पैक्ट रहेगा, और साथ ही ऑटो एंसिलरी की बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि एक्सपोर्ट करती हैं अपने माल, उन पर एक हिट ज़रूर आ सकता है। तो ये ऑटो इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट तो हो ही रहा है। पर आज अगर हम बाज़ार में देखें तो आज आईटी काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आईटी, टेकएम, टीसीएस, विप्रो ये कुछ ऐसे काउंटर्स ज़रूर हैं जहां पर ये एक अच्छा हम एक्शन देख रहे हैं। और शरद, आज कुछ आईटी काउंटर्स निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी हैं। जी बिल्कुल, आईटी स्पेस में ऑफ कोर्स थोड़ी सी सेक्टोरल चर्न भी हो रही है। जिस तरह लास्ट सेशन में भी स्ट्रेंथ दिखा था आईटी स्टॉक्स में, और खास करके हमारे सारे टेक्निकल गेस्ट टेक महिंद्रा को लेके जो है बहुत बुलिश थे। बहुत सारे बाई कॉल्स आ रहे थे। एक बार टेक महिंद्रा को भी स्क्रीन पे लाते हैं तो यहाँ पे भी जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। स्टॉक अब देखें तो यहाँ पे हरे निशान में है, ऑलमोस्ट 0.7% की ग्रोथ है। तो ऑफ कोर्स आईटी और ऑटो स्पेस में तो डिस्कशन हो ही रहा है, लेकिन हमारे साथ अब जुड़ेंगे राजेश पालविया एक्सिस सिक्योरिटीज से। गुड आफ्टरनून राजेश सर, मार्केट का क्या सेटअप लग रहा है अभी? निफ्टी बैंक पोजीशन स्लाइड रखे कि कुछ पोजीशंस बना सकते हैं अभी? गुड आफ्टरनून। सो मार्केट में देखिए एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद जरूर रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिखी है, बट स्टिल अगर हम नियर टर्म सेटअप के हिसाब से बात करें तो 24,800 इमीडिएट हर्डल है मार्केट के लिए। अगर हम उसके ऊपर सस्टेन होते हैं तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखेगा। लुकिंग एट द जियो पॉलिटिकल टेंशन, आई थिंक वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है। उसके चलते मार्केट थोड़ा नर्वस है और हमें लगता है कि मार्केट में थोड़ा कॉशियस स्टांस देखने को मिल रहा है। हालांकि लोअर साइड से रिकवरी देखने को मिली है। ब्रॉडर मार्केट में भी अगर हम देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस पे भी एक अच्छा बाइंग लोअर साइड से काफी स्टॉक्स में बनते हुए दिखा है। तो थोड़ा रिकवरी का एक साइन तो बना है, बट अभी भी हमें लगता है कि जब तक ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है कितना एस्केलेट होगा या जियोपॉलिटिकल टेंशन ईरान इसराइल का, तब तक हमें लगता है मार्केट थोड़ा इसी दायरे में ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकता है। नीचे में 24,500, हायर साइड पे 24,850, ये एक रेंज हमें लगता है निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल सकती है। मेजर शॉर्ट कवरिंग 24,800, 850 को क्रॉस करने के बाद ही होगी। बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 55,000 के आसपास है, और ऑलमोस्ट गैप डाउन ओपनिंग में वो लेवल के आसपास से ही मार्केट ने बैंक निफ्टी में एक रिकवरी जरूर बनाई है। बट हमें लगता है कि यहाँ पे अभी भी रिकवरी में उतनी सब्सटेंशियल रिकवरी बैंक निफ्टी में अभी भी बनते हुए नहीं दिखी है। हालांकि निफ्टी काफी अच्छा रिकवर हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी यहाँ पे सप्लाई प्रेशर फेस करते हुए देखने को मिल रहा है।
तो बैंक निफ्टी में हमें लगता है 55,800 का लेवल क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो लेवल क्रॉस होते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बनेगी। और तो यहाँ पे हमें लगता है अभी नियर टर्म सेटअप के हिसाब से 55,300 से लेके 55,800 की रेंज रहेगी बैंक निफ्टी में। सेक्टर में जरूर हमने देखा है कि आईटी होल्ड आउट करते हुए देखने को मिला है। थोड़ा मोमेंटम हमने देखा है कि इंश्योरेंस स्टॉक्स में बनते हुए दिखा है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक मोमेंटम बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है एंड अगर हम देखें तो यहाँ पे रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी थोड़ा लोअर साइड से एक रिकवरी बनी है। फार्मा में कुछ सिलेक्ट फार्मा स्टॉक्स एक अच्छा मोमेंटम फार्मा एंड हेल्थ केयर में बनाते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है जहां जहां पे प्राइस इस वॉलेटिलिटी में जहां पे एक अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट अवेलेबल थे, वहां पे ट्रेडर्स का और इन्वेस्टर का रुझान बनते हुए दिखा और वहां पे उन्होंने आज अपने बाइंग के ट्रेड डिप्लॉय किए और उन स्टॉक्स में एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिखी है। ट्रेंड पकड़ा फार्मा स्पेस में। कल भी जो था ट्रेंड दिख रहा था, जिस तरह बहुत सारे फार्मा काउंटर्स डेज क्लोज में एंड किए थे, और आज भी देखे तो रिकवरी में सबसे पहले फार्मा आ रहा था शुरुआती ट्रेड में। लेकिन राजेश जी, आपके पिक्स क्या रहेंगे टेक्निकल? मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक फार्मा पिक भी रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हेल्थ केयर स्पेस से ही पहला स्टॉक है और उसमें मैक्स हेल्थ हमें पसंद आ रहा है। स्टॉक में देखें तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। स्टॉक में एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट हुआ है। तो इस तरीके के वोलेटिलिटी में भी ये स्टॉक में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है। 1265 1270 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है मैक्स हेल्थ को। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 1210 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है ऑटोमोबाइल स्पेस से और उसमें हमें लगता है टीवीएस मोटर को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक में अगर हम देखें ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके शॉर्ट टू मीडियम टर्म तो बुलिश है। नियर टर्म स्ट्रक्चर में थोड़ा आज सप्लाई जरूर बना था ओपनिंग टिक में, लेकिन ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड करके अब वहां से एक रिकवरी जरूर बनते हुए दिखी है टीवीएस मोटर में। तो हमें लगता है कि जैसे ही मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होंगे तो टीवीएस मोटर एक अच्छा मूव वापस कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखेगा। 2780 2800 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए टीवीएस मोटर बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा 2700 के आसपास। बिल्कुल, इतने वॉलेटाइल मार्केट्स में भी राजेश जी हमारे लिए कॉल्स और खरीदारी की तरफ की कॉल्स, बाय कॉल्स भी लेकर आए हैं और यही हमारे एक्सपर्ट्स की पकड़ है मार्केट पर और आपको हर लेवल पर एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है। अगर डाउन साइड नज़र आ रहा है तो फिर सेल साइड स्ट्रैटेजीज भी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। लेकिन एट दिस पॉइंट एक डिफेंसिव हेल्थ केयर स्पेस से मैक्स हेल्थ केयर का स्टॉक और टीवीएस मोटर। इनफैक्ट राजेश जी, मैक्स हेल्थ केयर कल हमारे फोकस रेडार पर भी था। कुछ तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और इसी के चलते स्टॉक प्राइस में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। जेफरीज की रिपोर्ट की माने तो 1400 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। आपका भी कन्विक्शन अब मैक्स हेल्थ केयर को मिल चुका है 1265 के लेवल्स पर। कमजोर बाजार वॉलेटाइल मूव्स जब दिखा रहे तब भी ये स्टॉक अच्छा एक्शन, 2.25% की तेजी और पिछले 5 सेशंस को ऐड अप कर लेंगे तो ऑलमोस्ट 6% की तेजी ये स्टॉक ने दिखाई है। और लिटरली यहाँ पर ब्रोकरेजेस की पॉजिटिव रिपोर्ट है और देश के हेल्थ केयर क्षेत्र की सेहत भी लगातार दुरुस्त होती नजर आ रही है। इसमें हेल्थ केयर क्षेत्र के लिए सरकार की तरफ से खर्च में लगातार बढ़ोतरी को भी ऐड करना चाहिए। वहीं हेल्थ इंश्योरेंस का बढ़ता कवरेज भी है जिस पर नजर है और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग, अवेयरनेस काफ़ी हद तक हेल्थ एंड फिटनेस को लेकर हो चुकी है जिसका इम्पैक्ट हेल्थ केयर, फार्मा, डायग्नोस्टिक स्पेस, इनफैक्ट फार्मा सेक्टर इन इटसेल्फ सब सेगमेंट्स कितने सारे हो चुके हैं, सीडीएमओ, क्रैम्स, ये सारे के सारे सब सेगमेंट से जुड़ी हुई स्पेसेस और ये सारे स्पेसेस पर हमारा फोकस ज़रूर रहता है। स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन साथ साथ एक और स्पेस है जहां पर आज पॉजिटिव अप मूव है, वो है डिफेंस का खेमा। डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस में राजेश जी अच्छी मजबूती आज के सत्र में देखने को मिली है। शिप बिल्डिंग इनफैक्ट कल मौका दे रहा था। कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, इन तमाम स्टॉक्स में बिकवाली थी और एंट्री अपॉर्चुनिटी मानो मिल रही थी। और एक दिन गिरावट दिखाने के बाद आज के सत्र में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 12% की तेजी है। बिग शो ऑफ द डे कहा जाएगा। जीआरएससी में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। इजराइल और ईरान की टेंशन्स के बीच हम देख रहे हैं कि ये स्पेस है, ये स्पेस खास तौर से फोकस रेडार पर भी आया है। कैसे देखना चाहिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनकी हैं, ऑफ कोर्स नई पोजीशन के लिए काफी चल गए हैं, वैल्यूएशंस भी काफी रिच है स्पेस के। यस, तो आज देखें तो इस सेक्टर में एक मोमेंटम तो बना है। अगर हम देखें तो गार्डन रीच, जी शिपिंग, शिपिंग कॉर्पोरेशन, सभी स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है।
अगर हम यहाँ पे नियर टर्म सेटअप के हिसाब से देखें तो शिपिंग कॉर्पोरेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट बना है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके के ब्रेकआउट आज आए हैं, अब ये 222 के ऊपर अगर सस्टेन रहता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 235 240 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। वहीं हम गार्डन रिच शिप बिल्डर की भी बात करें तो ये स्टॉक में ऑलरेडी स्ट्रेंथ बनी हुई है। स्टॉक ने एक अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि जुलाई 2024 के थे उसको ऑलरेडी यहाँ पे सरपास किया हुआ है, और अब आज की वॉलेटिलिटी में ऑलमोस्ट वो ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करके पुल बैक इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हुए दिखा है। हमें लगता है गार्डन रिच में आज ऑलमोस्ट ये 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3030 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर ये इसके ऊपर ही सस्टेन रहता है तो गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि ये स्टॉक में वापस 3150 3250 की तरफ मूव बनते हुए दिख सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही है। अगर मार्केट थोड़े भी स्टेबल होंगे तो हमें लगता है ये स्टॉक वापस अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करेगा, एंड देन हो सकता है कि ये स्टॉक वापस अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ भी गोइंग फॉरवर्ड बढ़ते हुए दिखे। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना होगी। 3020 अभी ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस होंगे। ये राय इस वक्त शिप बिल्डिंग और डिफेंस स्पेस से जुड़े स्टॉक्स में, लेकिन साथ साथ ईटिनाउ स्वदेश और मार्केट और उसके अलावा भी देश और दुनिया में जो भी सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो सारी हम आपके सामने रखते हैं। और अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो एयर इंडिया का कल हुआ था, ईटिनाउ स्वदेश पर सबसे पहले ये जानकारी आपके सामने हमने रखी और लगातार उससे जुड़े तमाम अपडेट्स आपको हम बता रहे थे। और आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अहमदाबाद पहुंचे, पूरे हालात का उन्होंने जायजा लिया। अपने आप में ही ट्रैजिक इवेंट और काफ़ी दर्दनाक के हादसा कनेक्ट है इसका, और अहमदाबाद प्लेन हादसे से बीमा कंपनियों को बड़े क्लेम का झटका लगा है। जी हाँ, कुल इंश्योरेंस क्लेम्स करीब 3000 करोड़ तक पहुंचने की संभावनाएं मिली हैं। क्या है ये खबर, इसके मायने क्या हैं, बीमा कंपनियों पर किस तरह का असर पड़ेगा, सारी डिटेल्स एक बार अनुराग से समझते हैं, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट से उनकी राय भी लेंगे। अनुराग, ओवर टू यू। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का जो असर है वो इंश्योरेंस कंपनियों पर भी होगा, और एयर इंडिया के द्वारा जो इंश्योरेंस कवर लिया गया था वो ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा लिया गया था। उसमें लीड इंश्योरर्स जो था वो टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस है। उसके अलावा जो को इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो ICICI लोम्बार्ड, न्यू इंडिया एश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया और नेशनल इंश्योरेंस है। अगर जो विमान क्रैश हुआ है उसकी हल इंश्योरेंस की बात करें तो उसका जो एस्टिमेट हल इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो करीब $80 मिलियन तक बताया जा रहा है, यानी करीब 700 करोड़ रुपए का क्लेम आएगा। और इसके अलावा भी जो अनुमानित पूरी घटना से जुड़ा हुआ क्लेम है वो करीब 2500 से 3000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है, क्योंकि उस हल इंश्योरेंस जिसमें केवल एयरक्राफ्ट को जो डैमेज हुआ है उसके अलावा जो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, जो क्रू मेंबर्स को इंश्योरेंस कवरेज दिया गया था, ये तमाम इंश्योरेंस कवरेज भी जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर पूरे शामिल होंगे। लेकिन जो अगर हम ग्रुप इंश्योरेंस की बात करें तो सबसे जो लीड इंश्योरर था वो टाटा AIG था। तो कुल कवरेज का 48% हिस्सा जो है वो टाटा AIG के द्वारा कवर किया गया। उसके अलावा उसके बाद न्यू इंडिया एश्योरेंस जो है वो 34% हिस्सा जो कवर किया न्यू इंडिया एश्योरेंस ने। ICICI लोम्बार्ड के द्वारा 10% हिस्सा कवर किया गया। इसके अलावा नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां, उनके द्वारा भी जो ग्रुप कवरेज दिया गया है उसमें 1% का हिस्सा कवर किया गया है। लेकिन कंपनियों के लिए, जो भारत की इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनके लिए राहत की बात यह है कि पूरा का पूरा जो कवरेज है वो ग्लोबल री इंश्योरेंस कंपनियों से री इंश्योर्ड करा दिया गया था। तो कंपनियों को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पूरी जो उन्होंने अपनी रिस्क है वो री इंश्योरेंस कवरेज के अंतर्गत शामिल कर ली थी। लेकिन आने वाले वक्त में जब कंपनियों के द्वारा एविएशन इंश्योरेंस का री इंश्योरेंस लिया जाएगा तो वहाँ पर प्रीमियम काफ़ी बढ़ जाएगा, रिन्यूअल प्रीमियम काफ़ी बढ़ा हुआ मिलेगा, ये जानकारों का कहना है। तो जो हल इंश्योरेंस है जो केवल एयरक्राफ्ट के नुकसान से जुड़ा हुआ है, उसका अनुमान है कि करीब वो 650 से 700 करोड़ रुपए तक का होगा, जो कि अलग अलग कंपनियों के द्वारा कवरेज दिया गया है। पूरा जो एयर इंडिया की फ्लीट है उसको $20 बिलियन तक का सम एश्योर्ड का कवरेज जो है ग्रुप ऑफ कंपनीज ने दिया है। बिल्कुल, नुकसान और नुकसान कहां तक पहुंचा है। देखिए अनुराग, शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। अहमदाबाद हादसे में बीमा कंपनियों के लिए बड़े क्लेम्स का झटका है यहाँ पर, और ये खबर एक्सक्लूसिव इस वक्त ईटिनाउ स्वदेश के आपके सामने। कंपनियों को प्लेन के अनुमानित
डेथ लायबिलिटी जो है 700 करोड़ है और कुल इंश्योरेंस क्लेम करीब 3000 करोड़ तक भी पहुंच सकता है, ये खबरें आ रही हैं। इंश्योरेंस में लिस्टेड कैटेगरी प्लेयर्स की अगर बात करें, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, न्यू इंडिया एश्योरेंस, राजेश जी एक टेक आपसे भी जानना चाहेंगे, इन स्टॉक्स पर फोकस था भी और अब यहाँ से एक खबर है, इसका एक रिपरकशन भी नजर आ सकता है। क्या राय होगी इंश्योरेंस प्लेस पर? और क्लियरली इस वक्त अगर आप देखेंगे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और 18 स्वदेश एक्सक्लूसिव है, अहमदाबाद हादसे में बीमा कंपनियों को बड़े क्लेम्स का झटका मिलता हुआ दिखेगा। लिस्टेड कैटेगरी में किस तरह के इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? तो देखिए आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस में अगर हम देखें तो एक इनिशियल डिप मिला था, लेकिन रिकवरी यहाँ पे बनी है। तो अभी ये स्टॉक में तो स्ट्रेंथ अभी भी होल्ड आउट होते हुए देखने को मिली है। बट वहीं अगर हम देखें नेशनल इंश्योरेंस में जरूर एक करेक्शन यहाँ पे आते हुए दिखा है और स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। बट फॉलो अप सेलिंग अभी भी मिसिंग है, तो हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे अभी भी स्ट्रक्चर इतने भी यहाँ पे डैमेज नहीं हुए और हमें लगता है कि यहाँ पे लोअर साइड पे वापस बाइंग बनेगी। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस की अगर बात करें तो लोअर साइड पे इसमें 1870 के आसपास इसमें अच्छे सपोर्ट एरिया बने हुए हैं। तो जब तक ये लेवल नहीं टूटते हमें लगता है कि यहाँ लोअर साइड पे डिप में वापस बाइंग बनेगी। हायर साइड पे 1945 इसके लिए रेजिस्टेंस है, तो वो लेवल जब तक क्रॉस नहीं होगा थोड़ा स्टॉक साइडवेज या थोड़ा सा प्रेशर जरूर फेस करेगा हायर साइड पे। बट अभी भी स्ट्रक्चर इतने डैमेज नहीं हुए, स्टॉक अभी भी सपोर्ट होल्ड करते हुए देखने को मिल रहे इम्पॉर्टेंट लेवल्स आपके जनरल इंश्योरेंस स्टॉक्स पे एंड ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को देखें तो स्टॉक 1% ऊपर है, 1920 लेवल्स के ऊपर है। लेकिन अब चलिए हमारे खास सेगमेंट बिग एक्शन स्टॉक्स के पास चलते हैं। सृष्टि, बिग एक्शन स्टॉक्स क्या है आज? ज़रा ढेर सारा सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन हम देख रहे हैं, खास तौर पे जैसे कि शिपिंग कंपनीज पे आज हम एक्शन देख रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन्स हैं, ऐसे में एक बहुत ही क्रिटिकल रूट जो है वो इम्पैक्ट होते हुए नजर आया है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जहाँ पे 26% जो ऑयल का पूरा शिपमेंट होता है, चाहे आप अरब कंट्रीज से देख लें, उस पर वो डिपेंडेंट है। और जब ऐसी टेंशन्स आती हैं तो ये भी समझा जाता है कि जो शिपिंग रूट्स है वो इम्पैक्ट हो सकते हैं, प्राइजेज है वो इम्पैक्ट हो सकते हैं, और जिसके चलते आप देखेंगे कि जितनी कंपनीज हैं शिपिंग स्पेस में, अगर भारत की भी बात करें तो वहाँ पे एससीआई, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड जैसे काउंटर्स हैं जिनमें एक ज़बरदस्त एक्शन है। इसके अलावा ये अनसर्टेनिटी की वजह से जो गोल्ड में हम उछाल देख रहे हैं, अगर इंटरनेशनल बाजारों में देखें तो गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई लेवल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अभी भी मैं चेक कर रही थी, अभी भी 1% से ज़्यादा की मजबूती जो है वो गोल्ड बनाए हुए है। ऐसे में जो गोल्ड फाइनेंसेस हैं उनके लिए एक अच्छा मौका रहता है, क्योंकि वो लोन टू वैल्यू जो एक मैट्रिक्स है वो इम्प्रूव हो जाता है, एनपीए रहने के जो खतरे हैं वो कम रहते हैं। तो मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम फाइनेंस ऐसे बाजार में भी आज होल्ड ऑन करते हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ साथ आज एफएमसीजी स्पेस में भी काफ़ी प्रेशर है। देखिए आईटीसी, डाबर, इमामी, कोलगेट, कई समय से हम देख ही रहे थे कि वॉल्यूम की चिंताओं से लेकर जो है ये सभी कंपनियां जूझ रही थी। प्राइस एक्शन भी जिस तरीके से हमने देखा, प्राइजेस सस्टेन नहीं हो पा रहे थे या कंपनीज के पास इतनी पावर ही नहीं थी कि वो अपने प्राइजेस बढ़ा पाएं, क्योंकि कंपटीशन इतना है। और ऐसे में जब बाजार कमजोर हुआ तो ये काउंटर्स पर भी एक एक्शन देख पा रहे हैं। और साथ ही आज सरकारी बैंक सबसे ज्यादा टूट रहे हैं। देखिए बैंक निफ्टी निचले स्तरों से 500 पॉइंट रिकवर तो जरूर किया है, पर इसी के बीच में आप देखिए यूनियन बैंक, आईओबी, एसबीआई और यूको बैंक, ये कुछ काउंटर्स जरूर हैं जिनमें आज सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो सेक्टर टर्निंग तो हम होते हुए देख ही रहे हैं। डिफेंसिव्स की तरफ या आईटी की तरफ थोड़ा सा जो वेटेज है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही जितने डिफेंस काउंटर्स हैं वो भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये थे कुछ बिग एक्शन काउंटर्स और सेक्टर्स भी जहां पर हम एक अच्छा एक्शन देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स पीएसयू बैंक्स पे जो है सेलिंग प्रेशर देखने मिल रही है। राजेश जी, यहाँ पे पीएसयू बैंक्स में जो है ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड में तो स्ट्रेंथ दिखने मिल रही है। एक बार मंथली चार्ट्स में बता के देखें कि कंसोलिडेशन में जा रहा है पीएसयू बैंक्स की, लगता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है? तो देखिए एक बड़ी रैली के बाद थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे होते हुए दिखा है। हालांकि अगर स्ट्रक्चर देखें तो पीएसयू बैंक में हमें लगता है अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। यूनियन बैंक के चार्ट को अगर हम यहाँ पे रिविजिट करें तो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है।
हमें लगता है कि यहाँ पे भी अभी स्ट्रेंथ है 142 140 के आसपास इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये बना हुआ है यूनियन बैंक में स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई रहेगी और हमें लगता है डिप्स में वापस से बाइंग इंटरेस्ट लौटते हुए दिखेगा। एसबीआई का बिहेवियर देखें ओवरऑल तो वो एक अभी भी साइडवेज बिहेवियर ही डिस्प्ले कर रहा है। अगर हम वीकली चार्ट में देखें तो ऑलमोस्ट पिछले 7-8 वीक से स्टॉक एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। डाउन साइड में 775 780 के आसपास इसका लोअर साइड का सपोर्ट है एंड हायर साइड पे स्टॉक में 820 के आसपास रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो हमें लगता है कि अभी भी ये स्टॉक थोड़ा साइडवेज बिहेव करेगा जब तक थोड़ा अनसर्टनिटी का माहौल यहाँ पे खत्म नहीं होता मार्केट से। तो ये थोड़ा साइडवेज बिहेवियर रहेगा एंड देन गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है एंड लॉन्ग टर्म चार्ट पे स्ट्रेंथ है। तो पॉसिबिलिटी है कि वापस ये एक हायर साइड पे ब्रेकआउट करते हुए दिखेगा। 820 का ब्रेकआउट अगर ये रजिस्टर करता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट फिर 860 870 की तरफ आते हुए दिखेंगे। दूसरे पीएसयू बैंक में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टॉक में भी देखें तो एक अप स्लोपिंग चैनल में ही स्टॉक ट्रेवल कर रहा है। हालांकि आज डिप में स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्लाइटली फिसला है बट अभी भी अगर हम देखें तो यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज जो कि बना हुआ है करीब 117 के आसपास वो इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा। तो डिक्लाइन में 117 के लेवल को यहाँ पे वॉच करना होगा। अगर वो लेवल बचा पाता है ये स्टॉक तो वहां से इसमें भी एक पुल बैक बनेगा। बट वहीं अगर हम अदर हैंड देखें तो एनबीएफसी स्पेस और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ये स्पेस में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। लोअर साइड पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट इन कंपनीज में बना है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एज ए थीम ही हमें पसंद है और हमें लगता है जहां मार्केट थोड़े स्टेबल होंगे वापस यहाँ पे हमें लगता है बीएफएसआई स्पेस एक वापस आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल सकता है। बीएफएसआई स्पेस पे बुलिश नज़रिया है एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया पे जो है इंपॉर्टेंट टेक्स राजेश जी की तरफ से। लेकिन हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं अमोल अठवाले कोटक सिक्योरिटीज से और नीरव वोरा ये ज्वाइन कर रहे हैं हमें जेएम फाइनेंशियल से। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, आपके सारे इंपॉर्टेंट कॉल्स हम अभी थोड़ी देर में लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। अगर मार्केट्स की बात करें तो जी हाँ, नीचे से रिकवरी तो ज़रूर हुई है पर पिछले आधे घंटे के में देखें तो कोई बड़ा एक्शन नहीं सामने आया है। अच्छी बात यह है कि मार्केट्स कहीं ना कहीं थोड़ी रिकवरी के बाद होल्ड करने में कायम है। बट ऐसे में हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और वो आपको बता रहे हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर है उनकी नज़र। और अमोल, मैं आपके पास आना चाहूँगी, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आपके रेडार पे आपकी लिस्ट में उभरते हुए नज़र आ रहे हैं, कौन सी कॉल्स हैं आपकी? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक जिस तरीके का मार्केट सेटअप है आई थिंक फ्रंट लाइन स्टॉक्स के साथ जाना ये आइडियल स्ट्रैटेजी रहेगी। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, एक एचडीएफसी लाइफ के साथ जाना चाहूंगा बाइंग साइड के व्यू के साथ। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 790 के और स्टॉप लॉस रहेगा 735 का। एक डिसेंट करेक्शन हुआ है, 2-3 वीक्स का स्टॉक में करेक्शन हुआ है और टाइम वाइज करेक्शन हुआ है। मुझे लगता है एक यहाँ से एक सपोर्ट लिया है आज स्टॉक ने। यहाँ पे अगर मार्केट में बाउंस बैक आता है तो आई थिंक एचडीएफसी लाइफ भी उसमें कंट्रीब्यूट करने के चांसेस चार्ट्स पे ज्यादा दिख के आ रहे हैं। दूसरा मैं इटरनल जोमेटो के साथ जाना चाहूंगा, ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहा हूँ। 249 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 265 270 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 240 का। एक रैली के बाद स्टॉक में करेक्शन आया था, अभी भी अगर हम देखते हैं तो 200 डे सिंपल मूविंग जो एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। आज भी अगर ओपनिंग देखेंगे तो नीचे से स्टॉक में बाउंस बैक आया है। पोजिशनल सेटअप अभी भी इंटैक्ट है। आई थिंक मार्केट में बाउंस बैक आता है तो जोमेटो में भी एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा, तो जोमेटो पर रखते हैं नज़र। साथ ही एचडीएफसी लाइफ, आज लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स खास तौर से काफ़ी नीचे ज़रूर खुले थे मार्केट के साथ बट उनमें भी एक अच्छी रिकवरी आई है। एचडीएफसी लाइफ रेडार पे आता हुआ अमोल के साथ ही साथ जोमेटो पर नज़र रखिए। पर जोमेटो देखिए हाल फिलहाल सुर्खियों में भी था जहां पर सोसाइटी जनरल ने अपना यहां पर उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं। 61 लाख शेयर्स वो खरीदते हुए नजर आए हैं 257 के भाव पे। और इसी के साथ कई सारे ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर ये ब्लॉक डील का सिलसिला हमने देखा है क्योंकि मार्केट्स में रिकवरी तो हुई थी बट ऐसे में एटर्नल, विप्रो, एशियन पेंट्स, जहां पर कल रिलायंस ने अपनी हिस्सेदारी बेची,
तमाम बड़ी ब्लॉक डील्स जो इस बीच मार्केट में ज़रूर हुई हैं। नीरव, मैं आपसे एक बार इस पे सवाल ज़रूर लूँगी, पर उससे पहले एक स्टॉक में चाहती हूँ कि राजेश जी चेक करें, वो है जुबलेंट फूड वर्क्स, क्योंकि आज ही यहाँ पर 1.6% की इक्विटी की ब्लॉक डील हुई थी। माना यह जा रहा है कि जो प्रमोटर फैमिली है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है, पर इस पूरी डिटेल्स पे स्पष्टीकरण की हम जो है वेट ज़रूर करेंगे, क्योंकि मार्केट के बाद ये पूरा डेटा सामने आएगा। पर राजेश जी, कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स जुबलेंट फूड वर्क का? क्योंकि टेक्निकल सेटअप में देखूं तो एक बुलिश एनगल्फिंग तो ज़रूर बना रहा है ये, बट क्या आज की तेज़ी पे भरोसा करना चाहिए? तो शशि जी देखिए, स्टॉक में एक रिकवरी बनी है लोअर साइड से, और जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, हमें लगता है कि अभी भी स्टॉक थोड़ा 50-डे मूविंग एवरेज के आसपास स्ट्रगल करते हुए देखने को मिला है। 690 इसके लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है। 690 का लेवल क्रॉस होगा तो हमें लगता है फिर इसमें एक मूव 705 की तरफ, 705 710 की तरफ आते हुए दिख सकता है। टाइमिंग हमें लगता है कुछ कंसोलिडेशन और भी यहाँ पे होते हुए दिखेगा। डाउन साइड में इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो करीब है 670 के आसपास। तो हमें लगता है 670 से 690 की रेंज रहेगी स्टॉक की, और 690 का ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एक अच्छा अपमूव अनफोल्ड होगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है स्टॉक में। हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड एक ब्रेकआउट यहाँ जरूर आते हुए दिखेगा, एंड देन स्टॉक में फिर 700 प्लस के टारगेट भी बनते हुए दिखेंगे। तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 665 के आसपास। तो जुबलेंट फूड वर्क्स पे ये टेक्निकल नज़रिया राजेश जी की तरफ से। पर नीरव, कई सारे ऐसे स्टॉक्स सुर्खियों में ज़रूर रहे हैं, जैसा कि अभी मैं मेंशन भी कर रही थी कि जुबलेंट फूड, एशियन पेंट्स या फिर इटर्नल की बात कर लीजिए। तमाम बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं हाल फिलहाल मार्केट में। कोई ऐसा स्टॉक जो कि आपको लगता है कि अब इन्वेस्टर्स को अपने रेडार पे रखना चाहिए? क्योंकि आमतौर पे नीरव, जब ये हिस्सेदारी बेचते हैं या चेंज ऑफ हैंड्स होते हैं, कई बार एक ओवरहैंग भी रहता है इस चीज़ का कि क्या प्रमोटर्स और हिस्सा बेचेंगे, क्या वो डील कम भाव पे होगी। तो कोई ऐसा स्टॉक जो कि आपको स्टैंड आउट, आप फिलहाल उसे पा रहे हो और आपको लगे कि यहाँ से अब वो स्टॉक अच्छा करने के लिए तैयार है? देखिए, कुछ टाइम पहले आपने इटर्नल की बात की, तो इटर्नल पे ही हमारा फोकस भी काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट Q4 के आंकड़े की भी बात करें तो ब्रॉडली इन लाइन थे, जो हमें एक्सपेक्टेशन से ब्रॉडली उसी तरह से नंबर्स आए थे। जो मैनेजमेंट ने दर्शाया है कि शायद एक हाथ क्वार्टर थोड़ा सा साइडवेज रहे, द स्टॉक मूवमेंट, प्राइमरीली बिकॉज जो एक माहौल बन रहा है ब्लिंकिट स्टोर्स उन्हें जो बढ़ाने हैं FY26 में, जो नंबर ऑफ ब्लिंकिट के जो स्टोर्स हैं वो 1000 से डबल करने हैं उन्हें कैपेसिटी। सो उसके वजह से एक हाथ दो क्वार्टर शायद ये साइडवेज मोमेंट में रहे, बट इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो बहुत सारे फंड्स ने जो अभी रिसेंट ब्लॉक्स हुए हैं उसमें इटर्नल को बाय किया है। हमारा भी व्यू इस पे काफ़ी पॉजिटिव है, नॉट फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अगर आपको इसमें निवेश करना है तो आपको थोड़ा लंबे समय इसमें आपको देना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य पहला 280 का है ऑन दी अपसाइड। एक अच्छा कंसोलिडेशन हमने देखा है, एक अच्छा करेक्शन देखा है इस स्टॉक प्राइस में, और 210 ऑड लेवल से एक अच्छी बढ़ोतरी भी देखी है हमने इस स्टॉक प्राइस में। अब ये थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद हमें लग रहा है कि एक 275 280 लेवल्स की तरफ बढ़ सकता है ये स्टॉक। तो हमें लग रहा है कि हर गिरावट में इसे डेफिनेटली अपने रडार पे रखिए और इसे बाय करके चलिए। एक साल का व्यू है तो डेफिनेटली आपको 280 प्लस के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं ऑन दी अपसाइड। 280 तक के लेवल्स भी थोड़ा इंतजार करने पर मिल सकते हैं। हर गिरावट पे एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढने की राय इस वक्त टर्नल पर मिलती हुई हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। लेकिन आज के सत्र में ऑयल गैस सेक्टर, ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल रिफाइनर्स, इन तमाम पर फोकस ज़रूर रहा। कच्चे तेल की चाल पर फोकस ज़रूर रहा, और साथ साथ सेफ हेवन के तौर पर बुलियन मार्केट, गोल्ड और सिल्वर भी काफ़ी हद तक ग्लोबल अनिश्चितताओं को देखते हुए बुलियन मार्केट, प्रेशियस मेटल्स की तरफ लोग जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आए।
और इसी के चलते गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर भी फोकस होना चाहिए, बिकॉज आज के सत्र में मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में अपमूव देखने को मिला और ये अपमूव जो है ये पिछले शुक्रवार से ही शुरुआत इसकी हो भी चुकी थी। ये फोकस रेडार पर थे। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आई और लोन टू वैल्यू का रेशो जो होता है, आरबीआई गवर्नर ने गोल्ड लोन पर लोन टू वैल्यू रेशो में बढ़ोतरी की 75% से 85%, और वहाँ से हम इन स्टॉक्स को फोकस रेडार पर हमने लिया था। और इस वक्त भी अगर आप देखेंगे गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स में 3.25% तक की मजबूती, मनप्पुरम में, मुथूट में भी करीब 1.5% की तेजी। अमोल, गुड आफ्टरनून टू यू। एट डे हाई ये स्टॉक्स इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं जब हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। आपकी तरफ से गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर राय क्या होगी? जी, आई थिंक मुथूट फाइनेंस के ऊपर कमेंट कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि एक काफी प्रॉमिसिंग अप ट्रेंड रैली हुई। अगर मई जून सीरीज की बात करें, 25% तक रैली हो चुकी है। स्टॉक ने जो एक रेजिस्टेंस लेवल था 2400 के आसपास, वो सक्सेसफुली क्लियर किया है। उसके बाद इंट्राडे चार्ट्स पे हायर बॉटम फॉर्मेशन है। आज भी थोड़ा सा मार्केट टेक्सचर खराब था, बट स्टॉक ने अपना पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रखा है। थोड़ा ओवरबॉट जरूर है डेली चार्ट्स पे के ऊपर, बट कहीं भी चांस ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से कोई बड़ा करेक्शन ट्रिगर हो सकता है। मुझे लगता है ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए 2500 का एक लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो मेंटेन होता है तो स्टॉक में बुलिश सेटअप कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड अगर हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं 2650 और 2675 की तरफ बढ़ते हुए दिख के आ रहे हैं। मुथूट फाइनेंस पर एक टेक चार्ट स्ट्रक्चर काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। करीब 2% की तेजी 2597 के लेवल्स पर यहाँ पर तेजी का ट्रेड और ये तेजी जारी रहने के पूरे आसार इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स इस वक्त फोकस रेडार पर जरूर हैं, लेकिन कच्चे तेल की चाल जहां से हमने बात शुरू की थी, इजराइल और ईरान के बीच टेंशन, ईरान इजराइल में जारी टकराव से क्रूड की कीमतों में उबाल देखने को मिला। और आज सुबह से ही हम इनफैक्ट एनर्जी पैक, क्रूड, नेचुरल गैस, ब्रेंट क्रूड की चाल, घरेलू बाजार में कच्चे तेल का असर, इन तमाम चीज़ों पर लगातार फोकस बनाकर भी रख रहे हैं। उस पर बातचीत भी लगातार हो रही है। ईरान पर हमले के बाद क्रूड की कीमतों में आज में हमने बड़ा उबाल देखा। 7% का उछाल भी आया। वहां से हमने देखा ये उबाल जो है वो छटता हुआ भी नजर आया। और इस वक्त घरेलू बाजार और साथ ही ब्रेंट क्रूड दोनों फोकस पर है। जो उछाल आया है उसके चलते तनाव बढ़ने से कीमतों पर और साथ ही भारत की किन कंपनियों पर असर पड़ता दिख सकता है, क्योंकि जब कच्चे तेल में कोई भी इम्पैक्ट आता है, चाहे अपसाइड या फिर डाउन ट्रेंड का, इक्विटी रिलेटेड कई सारे क्रूड रिलेटेड सेक्टर्स हैं जिस पर इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। अशेषा है हमारे साथ इससे जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स लेकर। अशेषा, बताएं ब्रेंट क्रूड की चाल, ब्रेंट में उबाल और किस तरह का इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट पर दिखेगा? बिल्कुल, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कच्चे तेल में उबाल दिखा है। $75 पर बैरल के आसपास कच्चा तेल कारोबार करता हुआ करीब 7 से 8% की तेजी आज कच्चे तेल में दिखी है। और याद रखें, इस हफ्ते अब तक देखें तो करीब 12% की तेजी कच्चे तेल में नजर आई है। मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़े और इसी के चलते सप्लाई डिसरप्शन के फियर्स नजर आ रहे हैं और इसी वजह से कच्चे तेल में तेजी दिखी है। याद रखिए, जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट भी आई है और उनका मानना है कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हैं मिडिल ईस्ट में और अगर सप्लाई डिसरप्शन बढ़ता है तो शायद ब्रेंट क्रूड $130 पर बैरल के आसपास भी जाता हुआ नजर आएगा। तो कई सारे फैक्टर्स, कई सारी डेवलपिंग स्टोरीज है जिसके चलते कच्चे तेल में उबाल दिखा है और शायद ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ भी नजर आ सकता है। इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर सबसे पहले उस पर नजर डालेंगे। याद रखें, इंडिया करीब 80 से 90% अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स इंपोर्ट करता है। तो जब भी कच्चे तेल में उछाल दिखता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर दिखेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट करीब 0.4% ऑफ जीडीपी, इतना बड़ा इम्पैक्ट इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट पर दिखेगा और रिटेल और होलसेल इन्फ्लेशन पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखेगा। याद रखिए, अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो फ्यूल यानी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में भी बढ़ोतरी नजर आ सकती है। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस सस्टेन करते हैं एलिवेटेड लेवल्स पर और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर भी नजर आएगा। इकोनॉमी के अलावा सेक्टर स्पेसिफिक मूवर्स की बात करें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए ये नेगेटिव खबर है, जिसके चलते HPCL, BPCL, IOCL इन सभी स्टॉक्स पर 2 से 4% की गिरावट आज के सत्र में दिखी है। ऑन द फ्लिप साइड, ऑयल रिफाइनर्स की बात करें तो
ONGC, ऑयल इंडिया, वेदांता, इन सभी कंपनियों के लिए पॉजिटिव खबर होती है, जिसके चलते ये सभी स्टॉक्स तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हाँ, बड़ा उबाल दिखा है कच्चे तेल में। $75 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ इम्पैक्ट दिखेगा नेगेटिव इकोनॉमी पर, इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा और कई सारे सेक्टर स्पेसिफिक मूवर्स भी रहेंगे जिस पर एक्शन दिखेगा। एब्सोल्युटली आशीषा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी डिटेल रिसर्च, शुक्रिया ये पूरी की पूरी रिसर्च हमारे बीच रखने के लिए। सो कमोडिटी में कच्चे तेल की चाल में उबाल और उसका इम्पैक्ट अक्रॉस स्पेसेस किस तरह से। सबसे पहले कमोडिटी में उबाल है इक्विटी मार्केट में, ऑयल एक्सप्लोरर्स, ऑयल रिफाइनर्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, एविएशन, सीमेंट, पेंट, ये सारे के सारे सेक्टर्स होते हैं जो कि कच्चे तेल की चाल से इम्पैक्ट असर उन पर पड़ता है। तो वो और साथ साथ इकोनॉमी की तर्ज पर, इन्फ्लेशन की तर्ज पर इस तरह से क्रूड में जो अपसर्ज है वो किस तरह इम्पैक्ट डालेगा, ये सारी की सारी चीज़ें हमने जानी। लेकिन ऑयल एक्सप्लोरर्स की अगर बात करें, इन पर्टिकुलर ऑयल एक्सप्लोरर्स के लिए फ़ायदे की बात होती है और इसी के चलते इनफैक्ट एक खबर आज आई है, लेकिन ऑयल इंडिया और ONGC के काउंटर्स पर हमारे एक्सपर्ट्स लगातार अपनी राय भी दे रहे हैं और उन स्टॉक्स में एक इम्पैक्ट भी आता हुआ देखने को मिला। नीरव, क्रूड का पूरा सिलसिला आज इजराइल और ईरान टेंशन्स के साथ साथ हमने देखा कि ज़बरदस्त एक्शन अपसर्ज आज के सत्र में देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल इक्विटी मार्केट में रिलेटेड सेगमेंट्स पर आपकी राय ऑन द बैक ऑफ क्रूड प्राइस सर्ज क्या होगी? बिल्कुल, देखिए ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में मार्केट बहुत ही एक नैरो रेंज में परफॉर्म कर रहा है। 24,400 और ऊपर में 21,100, बहुत ही नैरो रेंज रहा है पिछले 4 से 5 सप्ताह में अगर हम देखें तो। एंड मार्केट वाज वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ न्यूज़ आइदर ऑन द अपसाइड और डाउनसाइड। तो अब अनफॉर्चुनेटली 21,100 पे हमें लग रहा था शायद इस बार हम 25,500 की तरफ बढ़ सकते हैं, बिकॉज अगर हम ग्लोबल मैक्रोज एंड डोमेस्टिक मैक्रोज की बात करें तो काफ़ी बेहतर हुए हैं पिछले 2 से 3 हफ्तों में। इनफैक्ट इन्फ्लेशन अगर हम इंडिया का देखते हैं तो 2.82% पे आया है, जो 6 ईयर लो पे है। मतलब लास्ट हमने February 2019 में देखा था, बिफोर कोविड। सो दैट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट। इनफैक्ट RBI ने भी जो 50 बिप्स के रेट कट किए हैं, प्लस जो 4 ट्रांचेस में CRR रेट कट होगा आने वाले समय में, दैट शुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द इंडियन इकोनॉमी गोइंग अहेड। बट हर बार हम थोड़ा ऊपर मूव होते हैं एंड सम और द अदर जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्रॉप इन। एंड इस बार जो ये इजराइल और ईरान के बीच जो टेंशन है उसके वजह से क्रूड भी काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है। 10 से 12% पिछले 2 से 3 दिन में हमने एक बढ़ोतरी देखी है। So obviously that is a little concern, that is a concern for India as a balance sheet and कहीं ना कहीं वो ग्रोथ को एक हैम्पर कर सकता है। प्लस जो इन्फ्लेशन इतने नीचे के स्तरों पे आया है वो कहीं ना कहीं वापस आगे जाके बढ़ सकता है। तो अब हमें वही देखना है कि ये कितना इंटेंसिफाई होता है ईरान और इजराइल के बीच जो ये तनाव है। एंड हमें लग रहा है कि शायद ये थोड़ा इंटेंसिफाई हो सकता है, बिकॉज ईरान ने क्लियर कट बोला है कि वी विल रिटेलिएट। सो इसके चलते नेक्स्ट वीक भी शायद हमें थोड़ा प्रेशर देखने मिल सकता है ओवरऑल मार्केट में। एंड जो 24,500 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है निफ्टी पर, शायद ब्रेक होके हम टूवर्ड्स 24,000 ड्रिफ्ट हो सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इंडियन मैक्रोज आर वेरी साउंड, तो हमें लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक एक व्यू लेकर के चलना पड़ेगा। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे क्रूड का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता, तो हमें वहाँ पे थोड़ा फोकस ज़्यादा रखना पड़ेगा। बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जहाँ पे क्रूड का इम्पैक्ट है वो भी हम धीरे धीरे 2 से 3 ट्रांच में अक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की रणनीति, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच अभी लगाना होगा मार्केट के लिए। ओवरऑल लंबी अवधि भारतीय बाजार का अंडरटोन ऑफ कोर्स बुलिश है, लेकिन ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ट्रिगर्स जितने भी आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट इजराइल की तरफ से सबसे पहले एक्शन, तो इसका रिएक्शन रिटेलिएशन ईरान की तरफ से भी आ सकता है। हो सकता है आने वाले हफ्ते में इस पर टेक अवेज आते हुए दिखेंगे और उसका इम्पैक्ट। सो ब्रेस अप फॉर वॉलिटिलिटी, और इसी के लिए कॉशन जो है उसे प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। 24,675 के लेवल्स के पास 200 अंकों की इस वक्त बिकवाली है जो कि निफ्टी में नजर आ रही है, और बैंक निफ्टी में भी इस वक्त बिकवाली का दबाव जरूर है। एक्सपेक्टेड है कि रिकवरी की कोशिश जो है वो कोशिश जारी रहेगी बैंक निफ्टी की भी तरफ से। इस वक्त अगर आप देखेंगे 55,450 के लेवल्स पर दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड्स हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।
Lots of luggage, huh? हल्की गिरावट बढ़ती हुई नजर आई है, खास तौर से निफ्टी बैंक में, जहां पर जब हमने शो की शुरुआत की थी तब लगभग 500 अंकों की गिरावट थी। अब वो गिरावट गहराती हुई 650 अंकों की हो गई है। पर कहीं ना कहीं ये पूरे हफ्ते की बात करें तो काफ़ी एक्शन पैक हफ्ता रहा। न्यूज़ फ्लो ढेर सारा था। साथ ही साथ पहले के 3 से 4 दिनों में हमने कंसोलिडेशन ज़रूर देखा बाजारों में, पर आज के सत्र में एक भारी गिरावट भी ज़रूर हावी हुई। इसी के साथ साथ कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पर एक अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं। आज ऑयल एंड गैस स्पेस लगातार फोकस में है। इसी के साथ साथ इंश्योरेंस कंपनीज भी अच्छा कर रही हैं। बट एक स्टॉक जिस पे राजेश जी आपसे राय चाहिए है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, डिफेंस के पिछले पूरे महीने यानी 1 से 1.5 महीने में देखें तो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में आज फिर से जो टेंशन राइज हुई हैं और कुछ नेशन से हमारी भी डील्स ऑलरेडी हैं, BEL और HAL, राजेश जी इन दोनों पे ही एक बार राय दीजिए, क्योंकि ये जो आज की भी चाल है दोनों ही काउंटर्स होल्ड कर रहे हैं अपने आप को ऐसे बाजार में। आगे की चाल कैसे देख रहे हैं आप? आई थिंक इनके ट्रेंड अगर देखें तो डिफेंस स्टॉक्स में BEL, HAL, बाकी स्टॉक्स में भी देखें तो ट्रेंड अभी यहाँ पे बुलिश ही लग रहे हैं। और हमें लगता है BEL में पिछले 2-3 हफ्ते में एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही देखने को मिला है। स्टॉक के ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। तो हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 380 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे ट्रेड बुलिश साइड का ही रखना चाहिए। और अपसाइड में 398 का लेवल जैसे ही ये स्टॉक क्रॉस करने में कामयाब होगा तो फिर इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो होना चाहिए 415 420 की तरफ। तो BEL पे व्यू बुलिश है। 390 के स्टॉप लॉस 380 के स्टॉप लॉस से बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। HAL में भी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे पिछले 2-3 हफ्तों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही देखने को मिला। हायर साइड पे स्टॉक में जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो करीब 5150 के आसपास बना हुआ है। जब ये लेवल क्रॉस होंगे तो फिर यहाँ पे भी अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखेगा एंड देन फर्दर हायर टारगेट टुवर्ड्स 5500 भी आते हुए दिख सकते हैं। अभी यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह रहेगी जब तक यहाँ पे 4900 के लेवल क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटते हैं, जब तक बाय एंड एक्यूमुलेट ही किया जा सकता है। एंड देन अपसाइड में हमें लगता है पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक हायर साइड पे ब्रेकआउट करता हुआ दिखे गोइंग फॉरवर्ड। तो HAL और BEL दोनों ही काउंटर्स पे आपके लिए राय। पर इसके अलावा जो एक काउंटर अगले हफ्ते फोकस में रहेगा वो है बजाज फाइनेंस। क्योंकि देखिए, बजाज फाइनेंस जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी ने एक स्टॉक स्प्लिट और बोनस दोनों का ही अनाउंसमेंट किया था। और आने वाले हफ्ते में आप देखेंगे तो 15 जून वो एक डेट है जहां पर वो आपका आखिरी दिन रहेगा अगर आपको इस बोनस शेयर के लिए एलिजिबल होना है। तो 15 जून आखिरी मौका होगा बजाज फाइनेंस का शेयर लेने का, जहां पर कंपनी ने पहले ही अनाउंस किया है कि 4:1 के रेशियो में वो बोनस इशू लाएंगे और साथ ही 2:1 के रेशियो में वो स्टॉक स्प्लिट करेंगे। बजाज फाइनेंस की भी जो चाल है वो काफ़ी शानदार रही है निचले स्तरों से। और नीरव, आप कैसे देख रहे हैं बजाज फाइनेंस को इन स्तरों पे? देखिए, अभी तो ये भाव लगभग 9000 के भी ऊपर है, बट ये पूरे एडजस्टमेंट के बाद इतने महंगे तो नहीं दिखेंगे एब्सोल्यूट नंबर पे। पर नीरव, जिस तरीके का रनअप हमने निचले स्तरों से देखा, हालांकि बिजनेस भी सपोर्टिव था, साथ ही RBI का जो पॉलिसी एक्शन आया उसके लिए भी NBFCs के लिए काफ़ी शानदार मौका है अपने नंबर्स और इम्प्रूव करने का। पर स्टॉक स्पेसिफिक लिहाज से कैसे देखें इसकी चाल? एब्सोल्युटली बजाज फाइनेंस पे हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट जब RBI ने रेट कट्स किए उसी दौरान हमने हमारे इन्वेस्टर्स को भी ये सजेस्ट किया था फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, बिकॉज बजाज फाइनेंस टिपिकली एक कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी है एंड सबसे बड़ा फ़ायदा जो RBI का पॉलिसी का आउटकम का जो होगा वो बजाज फाइनेंस को होगा आने वाले महीनों में। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हमें लग रहा है कि बजाज फाइनेंस कैन डू वेरी वेल ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। प्लस जो इसमें बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट की बातें हैं, तो आई थिंक आज लास्ट दिन है इसे बाय करने के लिए, बिकॉज 16th दैट इज मंडे इट विल गो एक्स। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव उसके बाद भी हम शायद इसमें एक ट्रैक्शन देख सकते हैं, बिकॉज इसका जो रेट होगा वो ऑलमोस्ट 1/10 हो जाएगा, बिकॉज जिस हिसाब से बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट है तो द नंबर ऑफ शेयर्स विल बिकम 10 टाइम्स एंड द रेट विल बिकम 1/10। सो एक एक रिटेल का जो एक
बाय करने का माहौल होता है वो भी थोड़ा एक बढ़ जाता है, बिकॉज थोड़ा सस्ता दिखता है स्टॉक। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हमें लग रहा है कि ओवरऑल 2 से 3 क्वार्टर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एंड इवेंचुअली हमें 10,000 का भाव भी इसमें देखने मिल सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए एंड डेफिनेटली लॉन्ग रही है इस स्टॉक में। जरिया पॉजिटिव है, पर 10,000 तो आप अभी बता रहे हैं नीरव जी। अगले हफ्ते फिर से जब ये एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे तो नए लेवल्स पे बातचीत करेंगे, पर अभी फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के उस पार हम जल्द लौटेंगे और फिर ढेर सारी ट्रेडिंग कॉल्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहिए। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है। एक्सचेंजेस पर ड्यूरिंग द सेशन ढेर सारी खबरें आई हैं। उन खबरों में से इंपॉर्टेंट खबरें हमने छांटी है और बताने के लिए हमारे सहयोगी आनंद अब जुड़ गए हैं। आनंद बताइए, गुड आफ्टरनून, क्या खबरें हैं इस वक्त हमारे रेडार पर? जी हाँ मानसी, गुड आफ्टरनून। हम जैसा देख रहे हैं कि बाज़ार में आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, और जो सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, जहाँ सबसे ज़्यादा दबाव दिख रहा है वो सरकारी बैंकों का है। सरकारी बैंकों पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। कैनरा बैंक की तरफ देखें 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ IDBI बैंक जो है वो भी 3% गिरावट पर कारोबार कर रहा है, और यूनियन बैंक में भी करीब 3% की गिरावट आज देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करें कि वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा दिख रहा है, हमने सुबह देखा था कि इजराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन चल रहा है उससे शिपिंग कंपनियों और डिफेंस शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी कि वो फोकस में हैं। और शिपिंग कंपनियों की तरफ से जी शिपिंग में करीब 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है, और यहाँ वॉल्यूम जो है औसत से 10 गुना ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नारायणा हेल्थ में भी 5% ऊपर कारोबार कर रहा है, और औसत से 6 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्रूड में 6 से 7% का आज उछाल देखने को मिल रहा है, और क्रूड में जो उछाल है उससे ऑयल इंडिया में करीब 1.5% की तेज़ी दिख रही है, और ONGC में भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को हमें मिल रहा है। ITC पर भी एक अपडेट है। ITC में ब्लॉक डील हुई है, और ये जो ब्लॉक डील है वो करीब 20 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है, और इसी के चलते शेयर आज 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है। अंत में बात करें L&T फाइनेंस की, L&T फाइनेंस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है UBS की, जहाँ पर उन्होंने टारगेट तो बढ़ाया 177 से बढ़ाकर 210 कर दिया है, लेकिन जो रेटिंग है उसे डाउनग्रेड किया है। खरीदारी से डाउनग्रेड कर न्यूट्रल की रेटिंग दी है। साथ साथ उम्मीद जताई है कि जो गोल्ड बिजनेस है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। इसी के चलते शेयर पर आज दबाव हमें देखने को मिल रहा है। करीब 1.5% की गिरावट पर कारोबार शेयर कर रहा है। तो 3 बजे के ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में एक्शन आज देखने को मिल रहा है। आनंद, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स एट 3 का पूरा ब्यौरा हमें देने के लिए। तो ढेर सारी खबरें, और इसमें सरकारी बैंक्स में दबाव हैं, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे रियल एस्टेट स्पेस है जिस पर फोकस है, ज़्यादा वॉल्यूम्स जिन स्टॉक्स में नजर आ रहे हैं उस पर भी, और ब्लॉक्स, इनफैक्ट ITC पर बड़े ब्लॉक्स की खबर आती हुई जिसका एक इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस में इस वक्त रिफ्लेक्ट होता हुआ बिल्कुल देखने को मिला है। कुछ लॉन्ग्स बिल्टअप के कैंडिडेट्स की अगर बात करें, ऑलमोस्ट हम जो डिस्कस कर चुके हैं, गोल्ड फाइनेंसिंग, मनप्पुरम, मुथूट तो है ही, मैक्स हेल्थ केयर में भी अच्छा खासा एक्शन जो कि हमारे एक्सपर्ट के भी फोकस रेडार पर, राजेश जी की राय भी रही इस स्टॉक पे। इसके अलावा जुबिलेंट फूड और साथ ही एस्ट्रल जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर ताज़ा खरीदारी देखने को मिली है। हमारी पैनल पर एक और एडिशन हुआ है, नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून नीलेश, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। सबसे पहले आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन से ही शुरुआत करेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू मानसी जी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस हिसाब से निचले स्तरों से हमें रिबाउंड देखने को मिला है, स्टॉक स्पेसिफिक काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मेजॉरिटी ऑफ दी स्टॉक में ओपन इज इक्वल टू लो देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी पर फोकस करने की सलाह होगी हमारी ओर से। तो सबसे पहले पॉलिसी बाजार ये पर्टिकुलर स्टॉक है जो हमें पसंद आ रहा है, क्योंकि स्टॉक में लगातार हमने स्ट्रेंथ देखी थी, और इस पर्टिकुलर काउंटर में पोटेंशियल है कि यहाँ से एक बड़ा मूव दिखा सकता है। लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहा है, तो ऊपरी स्तर पर 1950 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1845 के स्टॉप लॉस से पॉलिसी बाजार इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा रियल्टी पैक ये एक दूसरा स्पेस है जहां पर हमें एक काफी अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर नजर रखने की सलाह होगी। स्पेसिफिकली ओबेरॉय रियल्टी एक प्रीफर्ड बेट है, यहाँ पर लगातार एक सीरीज ऑफ हाई एंड हाई फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ओबेरॉय रियल्टी को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1925 1945 के टारगेट के लिए 1878 का स्टॉप लॉस अपना होगा।
ठीक है, तो चलिए ओबरॉय रियल्टी, पीबी फिनटेक जैसे काउंटर्स हैं और रियल एस्टेट का खेमा इनफैक्ट कुछ तमाम सेगमेंट्स में से शामिल हैं। रियल एस्टेट सेगमेंट भी जहां पर गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने की अमूमन राय मिलती है। नीलेश जी, इसी तर्ज पर दो और स्टॉक्स हैं, कोफोर्ज और बीएसई लिमिटेड। बीएसई लिमिटेड ऑफ कोर्स ट्रेडर्स फेवरेट, इन्वेस्टर्स फेवरेट बनता और पिछले 2 सेशन से इनफैक्ट ये एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अब थ्योरीज की अगर बात करें, स्ट्रैटेजी की अगर बात करें, वक्त पर अपॉर्चुनिटीज मिलने पर ऐसे स्टॉक्स में एसआईपी करने की भी राय मिलती है। 2703 के लेवल्स पर आज के सत्र में भी करीब 1.5% की गिरावट बीएसई लिमिटेड में, और कोफोर्ज के चार्ट्स में आज गिरावट नहीं है लेकिन एंट्री अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश जरूर है। पिछले 5 सेशंस में कोफोर्ज की चाल अगर देखेंगे 1794 के इर्द गिर्द ही ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल मानसी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर जिस हिसाब से ऊपरी स्तरों से हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, तो एक काफी अच्छा रनअप हम इसमें ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये एक रिट्रेसमेंट है जो अब फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो प्रॉफिट टेकिंग रिट्रेसमेंट के चलते हमें देखने को मिल रही है, थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है। तो जल्दबाजी नहीं करना होगा यहाँ पर, क्योंकि निचले स्तर पर 2500 से 2600 के जोन में काउंटर फिसलता हुआ नजर आ सकता है। तो बेहतर होगा कि फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, और अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो एक स्टैगर्ड वे में इस पर्टिकुलर स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं। पोजीशन लिहाज से यहाँ पर हमें फिर से स्टैंड लौटती हुई नजर आएगी और 2900 3000 तक के लेवल फिर से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए 2400 के लेवल के आसपास का एक काफी अच्छा सपोर्ट है, तो गिरावट पर इसे ऐड करने की सलाह होगी। उसके अलावा कोफोर्ज, देखिए निफ्टी आईटी पर ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। जिस हिसाब से हमने हाल फिलहाल में एक काफी अच्छा ब्रेकआउट निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखा था, उसके चलते नॉट ओनली लार्ज कैप बट ऑल्सो मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटी काउंटर्स में अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो कोफोर्ज यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आज देखने को मिल रही है गिरावट के बाद। 1750 के स्टॉप लॉस है जो आज के दिन का लोवेस्ट लेवल है, वहां पे स्टॉप लॉस रखना होगा। 1850 1880 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वे में बाइंग एक्यूमुलेशन की राय इस वक्त इन स्टॉक्स पर मिलती हुई, और बीएसई लिमिटेड यहाँ से और ज़्यादा डाउनसाइड विजिबल होने पर स्ट्रैटेजाइज कर स्कैटर्ड बाइंग की राय इस वक्त मिलती हुई। कोफोर्ज के स्टॉक में 0.5% की गेंस, लेकिन यहाँ से 1800 तक के टारगेट्स एंटिसिपेटेड है। लेकिन चलिए एक और स्पेस का जिक्र करते हैं और वो है एनर्जी सेक्टर। इलेक्ट्रिसिटी नियम को लेकर नई पहल और नए प्रोटोकॉल्स रूल्स डेवलप होते हुए एनर्जी स्टोरेज क्षमता बढ़ाने को लेकर सरकार का इलेक्ट्रिसिटी नियम 2005 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। दरअसल सरकार का फोकस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को इन्वेस्टर फ्रेंडली और ज़्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने पर है। पूरी खबर जानते हैं हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, इलेक्ट्रिसिटी नियम में किस तरह के रूल्स प्रोटोकॉल्स में बदलाव की खबर है, क्या संशोधन इस वक्त निकल कर आ रहे हैं? देखिए, देश में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम डेवलप हो, इसको लेकर सरकार काफ़ी एक्टिव है और एक नई तैयारी की जा रही है। दरअसल जो मौजूदा रूल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2005, उसमें संशोधन किया जा रहा है ताकि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को डेवलप करने से संबंधित जो मौजूदा नियम हैं उसको ज़्यादा आसान बनाया जाए और इस सेक्टर को इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया जाए। मकसद ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ अगर हासिल करना है और टारगेट को अचीव करना है तो बैटरी स्टोरेज सिस्टम डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो रिलायबिलिटी है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर उसको बढ़ाने में मदद मिले। लिहाजा ऊर्जा मंत्रालय ने एक प्रस्ताव तैयार किया है और तमाम तरह के संशोधन जो है वो किए जा सकते हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर भी आप एनर्जी स्टोरेज सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, जनरेशन कंपनीज जो हैं वो अब एक हिस्से के तौर पर इसको डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बात की भी इजाज़त होगी कि इसको ऑपरेट किया जाए, लीज किया जाए या रेंट आउट किया जाए, इसकी भी सहूलियत दी जाएगी। इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर को इस बात की भी इजाज़त मिलेगी कि अगर वो इसको सिर्फ रेंट आउट करना चाहे, पूरे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को रेंट आउट करना चाहे या उसके कुछ हिस्से को रेंट आउट करना चाहे, इस बात की भी इजाज़त मिलेगी। तो ये तमाम तरह के संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है। इस पर ऊर्जा मंत्रालय ने कमेंट्स मंगाए हैं एजेंसी से, इंडस्ट्री बॉडी से, एक्सचेंजेस से, डिस्कॉम से, प्राइवेट कंपनी से, पीएसयू से, सबसे कमेंट्स मांगे हैं और उसके बाद इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि सरकार की कोशिश ये है और एक टारगेट भी है कि 2032 तक यानी फाइनेंशियल ईयर 2032 तक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का जो टारगेट है वो करीब करीब 60 गीगावाट के आसपास रखा गया है और करीब 5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। लिहाजा इस पूरे सेक्टर को इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने के मकसद से मौजूदा रूल्स में ज़रूरी बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिल्कुल,
रूल्स रेगुलेशंस फिलहाल भी है, लेकिन पूरे के पूरे सिस्टम को और बेहतर और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने की कवायद है और इसी के चलते ये सारे नए प्रोटोकॉल्स, नए डेवलपमेंट्स की बातचीत यहाँ पर। प्रकाश, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे हमारे एक्सपर्ट्स से उनके BTST, STBT ट्रेड्स जानेंगे, साथ ही इवेंट्स, ट्रिगर्स, क्यूज भी आपको बताएंगे। आप बने रहें। This is the drive of your dreams. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। और देखिए, टाटा मोटर्स ये काउंटर फोकस में ज़रूर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है टाटा मोटर्स के लिए। आप देखेंगे कि जो न्यूज़ फ्लो है वो ये बता रहा है कि टाटा मोटर्स जो मूडीज़ है, रेटिंग एजेंसी मूडीज़, उन्होंने टाटा मोटर्स की रेटिंग अपग्रेड की है। अब इसके मायने इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि टाटा मोटर्स, जैसा कि हम जानते हैं, एक बड़े डेट की वजह से अपनी बुक्स पे ये काउंटर सुर्खियों में रहता है। हालांकि ओवर द पीरियड, यानी पिछले 3 साल में हम देखें तो कंपनी ने काफ़ी सारे स्टेप्स ज़रूर लिए हैं इस डेट लेवल को कम करने के लिए। जो अपने इंडिया PV और CV सेगमेंट्स है उनको डेट फ्री ज़रूर किया है, पर साथ ही साथ JLR का डेट फिलहाल बुक्स पे बना हुआ है। ऐसे में अगर मूडीज़ रेटिंग एजेंसी उसका आउटलुक पॉजिटिव करती है, उसकी रेटिंग को अपग्रेड करती है, तो एक क्रेडिट आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स अपने लोन सही समय पे चुका पाएगी, उस पर भरोसा आता है, यानी कि बिजनेस अच्छा कर रहा है। तो ये फैक्टर कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स के लिए इम्पॉर्टेंट ज़रूर है और अच्छी न्यूज़ आती हुई। पर राजेश जी, कैसे देख रहे हैं आप टाटा मोटर्स को चार्ट्स पे? क्योंकि ये न्यूज़ के बाद अगर मैं 5 मिनट्स का चार्ट देखूं तो कहीं ना कहीं अपटिक तो ज़रूर आ रहा है, पर किस तरीके के डेटा पॉइंट्स बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं और क्या ये मूव सस्टेन होता हुआ दिखेगा ऐसे बाजार में? तो देखिए, स्टॉक में एक अपटिक तो जरूर आया है, लेकिन अगर हम इसके वीकली चार्ट देखें तो पिछले 4-5 वीक से स्टॉक एक नैरो प्राइस रेंज में ही यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। हालांकि स्टॉक में एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से एक अच्छी रिकवरी बनी और रिकवरी के बाद स्टॉक पिछले 4-5 हफ्तों से एक साइडवेज बिहेवियर यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है स्टॉक में यहाँ पे जो इमीडिएट हर्डल बना हुआ है वो है करीब 725-730 की रेंज में। अगर ये लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख सकता है, एंड देन स्टॉक में फिर हायर टारगेट टुवर्ड 760 भी आते हुए दिखेंगे। तो जो थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं उनके लिए ये एक अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट है टाटा मोटर में। हमें लगता है डाउन साइड में स्टॉक ने कंफर्टेबली अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज को होल्ड आउट किया हुआ है, तो 695 थोड़ा सा पोजिशनल यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 695 के आसपास। और अपसाइड में 720-25 का ब्रेकआउट जब करेगा स्टॉक तो फिर एक अच्छी रैली अनफोल्ड होगी। तो पोजिशनल टारगेट हम 760 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा करीब 695 के आसपास। ऑलराइट, टाटा मोटर्स यहाँ पे 695 का स्टॉप लॉस रखे 760 के टारगेट्स के लिए। पर जी हाँ, जिस तरीके से ऑटो पूरे सेक्टर पे रेयर अर्थ का इशू चल रहा है, साथ ही साथ टैरिफ को लेकर अनसर्टेनिटी है, टाटा मोटर्स भी ऊपरी स्तरों से हाल फिलहाल लुढ़कता हुआ ज़रूर नज़र आया। पर बाजार की क्लोजिंग जो है वो ठीक मानेंगे, क्योंकि क्लोजिंग के हम निकट तो पहुंच रहे हैं, पर निचले स्तरों से आज के दिन में भी एक डिसेंट रिकवरी हमने देखी। साथ ही साथ कुछ एक खेमे जो हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर ही रहे हैं। साथ ही कई सारे और भी काउंटर्स हैं जहां पे ब्लॉक डील का एक्शन जो है काफ़ी भरपूर है। निफ्टी के एक बार गेनर्स पे नज़र डालेंगे तो सबसे आगे जो स्टॉक है वो BEL ही है। BEL, ONGC ये लगातार अपनी पोजीशंस बनाते हुए दिख रहे हैं। और मारुति ऑटो पैक में हाल फिलहाल यहाँ पे हमने देखा है कि अपना पूरा समय, आज पूरे दिन का मेजॉरिटी ऑफ द समय जहाँ पे स्टॉक ने लाल निशान में बिताया, अब एक रिकवरी मारुति का स्टॉक भी दिखाता हुआ दिख रहा है। पर अब कुछ ही मिनट रह गए हैं मार्केट क्लोज होने में, और उससे पहले आपके सामने लेकर आते हैं आज के BTST या फिर STBT आइडियाज हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। ऑलराइट, तो माफ कीजिएगा नीलेश, आप बताइए कि कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस हिसाब से मार्केट में निचले स्तर से रिबाउंड देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है एक पुल बैक मूव हमें कल के सेशन में देखने को मिले। इनफैक्ट अगले सप्ताह में एक
पुल बैक रैली देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग साइड में ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फोकस लॉन्ग साइड में बना हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले खरीदने की सलाह होगी NH नारायण रुद्रालय। ये पर्टिकुलर काउंटर काफी अच्छी क्लोज दे रहा है, एक ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे क्लोजिंग 1900 के ऊपर हो रही है, एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। ऑलरेडी एक 5% का स्प्रेड जरूर है, बट थोड़ी सी डिप मिले तो इसे ऐड करके चल सकते हैं। 1885 का स्टॉप लॉस होगा। ऊपरी स्तरों पर 1950 से 1970 तक की अपसाइड हमें NH में देखने को मिल सकती है। तो नारायण हेल्थ ये काउंटर पसंद आ रहा है नीलेश को, और राजेश जी के रेडार पे भी जहाँ तक मुझे याद है एक हॉस्पिटल काउंटर ही था। पर राजेश जी, हॉस्पिटल्स के अलावा कौन से सेक्टर और स्टॉक पे है आपकी नज़र, कहाँ पे आपकी रिकमेंडेशंस? तो आई थिंक रियल एस्टेट एज ए स्पेस हमें लगता है कि आज थ्रू आउट द डे पूरे रियल एस्टेट स्पेस में लोअर साइड से एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, और हमें लगता है कि यहाँ पे एक कंटिन्यूटी देखने को मिल सकती है अगले हफ्ते। तो प्रेस्टीज स्टेट यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक ने अपने एक अप स्लोपिंग चैनल के लोअर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ही वहां से एक पुलबैक का ट्रेड बनाया है। हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक के चार्ट स्ट्रक्चर प्लेस्ड है, यहाँ पे मूव बनते हुए दिख सकता है। हायर साइड पे अपसाइड के टारगेट आना चाहिए 1690 1700 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1730 के आसपास, 1630 के आसपास। प्रेस्टीज स्टेट पे रखिए नज़र। देखिए कुछ समय से रियल एस्टेट काउंटर्स अच्छा प्रदर्शन कर ही रहे थे, और ऐसे बाजार में भी प्रेस्टीज स्टेट ऑलमोस्ट डे हाई की क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। पर आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल ट्रेड और टैरिफ की टेंशन और बाजार में उतार चढ़ाव के बीच नई कंपनियों को बाजार में एंट्री लेते वक्त क्या दिक्कतें आ रही हैं, हम इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं शरद दुबे। आइए सीधे चलते हैं उनके पास। शरद, बताइए क्या कुछ दिक्कतें हैं ये पूरे मुद्दे को लेकर तमाम कंपनियों की? तो बिल्कुल प्राइमरी मार्केट्स में भी प्रेशर आ रहा है जिस तरह हम सेकेंडरी मार्केट्स में देखने मिल रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ये सही समय है IPO लाए या ना लाए। बहुत सारे जो मूविंग फैक्टर्स है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स। हमने देखा ईरान और इजराइल में जो है जिस तरह जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रहे हैं। घरेलू बाजार में भी ऐसे कुछ अच्छे संकेत नहीं है, मिले जुले संकेत दिखने मिल रहे हैं। ट्रेड टैरिफ को लेकर अभी भी अनिश्चितताएं बने हुई हैं। अगर हम बात करें तो DI पार्टिसिपेशन भी इतना ज़्यादा प्राइमरी मार्केट्स में नहीं दिखने मिल रहा है, और ब्लॉक डील्स जो हो रहे हैं वो एग्जिट्स में हो रहे हैं। अब ये ब्लॉक डील एग्जिट्स में बड़े जो है आप कह सकते हैं MNCs आ रहे हैं, कहीं पे प्रमोटर्स आ रहे हैं, तो अब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, DI के नए पैसे कहाँ जा रहे हैं, इस पे ऑफकोर्स सवाल उठ रहे हैं। और स्क्रूटनी भी बढ़ चुकी है, और ऑफकोर्स हमारे स्पेशल सेगमेंट जो है जहाँ पे हम IPOs की स्क्रूटनी करते हैं उसका भी इम्पैक्ट जो है आपको दिखने मिल रहा है IPOs में। इमीडिएट इम्पैक्ट क्या है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इमीडिएट इम्पैक्ट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ओसवाल पंप्स का, उसमें भारी गिरावट आई है। ऑलमोस्ट 50% ग्रे मार्केट प्रीमियम गिर गया है। वही जेप्टो की बात करें तो जेप्टो ने अपनी IPO को डिले कर दिया 1 साल से, रिपोर्ट्स का कहना है। मेन बोर्ड IPOs भी बहुत सेलेक्टिव हो गए हैं। ऐसा नहीं कि एक साथ जो है मेन बोर्ड IPOs हर हफ्ते आ रही है, एक एक करके बहुत सेलेक्टिवली जो हमको मेन बोर्ड IPO में एक्शन देखने मिल रहा है। और SME IPOs की बात करें तो यहाँ पे निवेशकों की जो है कमज़ोर भागीदारी देखने मिल रही है। कुछ SME IPOs वापस लिए जा रहे हैं, कहीं पे तो QIBs या एंकर्स नहीं भर पा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो मुहिम है 18 स्वदेश की SME IPO की, उसकी जो है इम्पैक्ट भी हमको SME स्पेस में डायरेक्टली दिखने मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो अपकमिंग IPOs के आने वाले महीनों में तो लगभग 72 कंपनीज के IPO की मंजूरी सेबी ने दे दी है, जिसका कुल वैल्यू कैपिटल रेज 1.4 लाख करोड़ का है। कौन से 3 अहम बड़े IPOs हैं जो आने वाले अगले 2 से 3 महीने में? HDB फाइनेंशियल सर्विसेज HDFC ग्रुप का 12,500 करोड़ का वैल्यू है। वही हीरो फिनकॉर्प की बात करें तो लगभग 3,700 करोड़ का ये आंकड़ा है। उनकी NBFC आम है हीरो ग्रुप की। और NSDL अनलिस्टेड स्पेस में ऑलरेडी बहुत तेज़ी देखने मिली है, लगभग 3500 करोड़ का IPO आएगा। तो ऑफकोर्स प्राइमरी मार्केट्स में एक्शन है, बड़े IPOs आएंगे तो लिक्विडिटी भी थोड़ी सकअप हो सकती है। लेकिन अभी करंटली सिचुएशन में क्या IPO लाना चाहिए कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
बिल्कुल शरद, बहुत ज़रूरी जानकारी इस वक्त आप दे रहे हैं, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स के लिए। और ईटी नाउ स्वदेश की मुहिम एसएमई आईपीओ से सावधान, इसको ज़बरदस्त रिस्पांस, शानदार प्रतिसाद मिल रहा है और इसी के चलते हमारी एक और ऑफरिंग ये आपके लिए आईपीओज डू और डिले काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन स्तरों पर जहाँ पर ग्लोबल टेंशन्स हैं, ग्लोबल अनिश्चितताएँ हैं, वॉलिटिलिटी इतनी सारी है। ऐसे में नई कंपनियाँ क्या एंट्री कर भी सकती हैं मार्केट में, ये एक बड़ा सवाल और कंसर्न्स है। नुकसान कंपनियों का ही होगा और इसी के चलते ये रिसर्च हमारी एक और ऑफरिंग आपके लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और इवेंट्स ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं। देखिए यहाँ से वीकेंड की शुरुआत तो हो जाएगी, चंद मिनटों में मार्केट्स भी क्लोज हो जाएंगे, लेकिन आज मार्केट क्लोज होने के बाद कल के लिए ओवर द वीकेंड और साथ ही सोमवार के सेशन के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स कल आपकी नज़र रहनी चाहिए। रेलटेल रिफ्लेक्ट इम्पैक्ट जो है उसका सोमवार के सेशन में देखने को मिलेगा, लेकिन फाइनल डिविडेंड के लिए कंपनी एक बोर्ड बैठक कल करने जा रही है। इसके अलावा रविवार के दिन बीएसई लिमिटेड सेटलमेंट के लिए प्रस्ताव देने की आखिरी तारीख होगी। रिफ्लेक्शन अगेन मार्केट खुलने पर नजर आएगा और सीएच पर भी नजर रखे। पूंजी जुटाने के लिए फंड रेजिंग को लेकर एक बोर्ड मीट करने जा रही है कंपनी और जिसके टेकअवेज आपके सामने हम रखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स ऑब्जर्वेशंस निकल कर आते हैं। सोमवार के दिन बजाज फाइनेंस, अभी थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस भी कर रहे थे हम, बोनस और शेयर विभाजन की एक्स डेट है और इसके इम्पैक्ट पर भी खासतौर से नजर रखनी होगी। हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर है, पॉजिटिव अप मूव्स आने वाले दिनों में एंटिसिपेटेड है जिस पर खासतौर से फोकस होगा। वहीं मई के WPI आंकड़े आने वाले हैं, सोमवार के सेशन में ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स ही आ जाएंगे, इन आंकड़ों पर भी फोकस होगा। और साथ ही चीन में मई के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा यानी कि इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन ग्लोबल मार्केट से भी देखने को मिलेंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर खास तौर से फोकस आपको रखना चाहिए। ढेर सारे इवेंट्स और ट्रिगर्स और इस बीच ऑफ कोर्स इजराइल और ईरान के बीच आज जो तनाव की स्थिति है, अब एक्शन और रिएक्शन का सिलसिला, रिटेलिएशन अगर ईरान की तरफ से आता है तो ग्लोबल फ्रंट पर भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जिस पर हमें नज़र रखनी होगी और कच्चे तेल की चाल और साथ ही बुलियन मार्केट, प्रेशियस मेटल्स पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है इस पर भी खास तौर से नज़र। तो एक इवेंट जिस पर नज़र रखनी होगी, रिटेलिएशन एंटिसिपेटेड, एक्सपेक्टेड ज़रूर है। लेकिन एक और स्पेस, एक्सचेंज एंसिलरी इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स में नीलेश जी ट्रेडिंग जो है अब मुमकिन हो चुकी है। एक्सचेंज की तरफ से कंपनियों को अप्रूवल्स भी मिल रहे हैं। सबसे पहले अप्रूवल MCX को मिला, उसके ठीक बाद NSE को भी लिस्ट होने से ठीक पहले इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स लॉन्च करने की मंजूरी मिल चुकी है। ताज़ा खबर NSE की कल आई थी जिसका इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट डाउनसाइड इम्पैक्ट MCX पर पड़ता हुआ दिखा। लेकिन आज अगेन हम देख रहे हैं लिस्टेड प्लेयर्स में MCX, CDSL, एक्सचेंज एंसिलरी वाले स्टॉक्स अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? BSE लिमिटेड पर तो लगातार बातचीत होती है, लेकिन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म वाले अन्य स्टॉक्स पर भी एक टेक जरूर होना चाहिए। हाँ जी, देखिए इस स्पेस की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी एक ओवरबॉट टेरिटरी में BSE जा चुका है, तो अब वहां पर थोड़ा सा अवॉइड करके चल सकते हैं। बट बेहतर होगा कि MCX पर फोकस करें क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पर हाल फिलहाल में हमने काफी अच्छा मोमेंटम देखा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग ऊपरी से देखा और आज फिर से एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक पुल बैक मूव फिर से देखने को मिल सकता है जो स्टॉक को 7,750 और 8,000 तक ले जा सकता है। 7,250 के स्टॉप लॉस से MCX पर लॉन्ग पोजीशन गिरावट पर बना के चल सकते हैं। आज काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से MCX हमें बेहतर नजर आ रहा है। तो MCX पे आपके लिए राय पर नीरव, अगले हफ्ते के लिए देखिए कोई बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स मैक्रो डेटा के फ्रंट पे तो नहीं है, पर जो ईरान इजराइल की टेंशन्स हैं उसको लेकर डेवलपमेंट्स आते रहेंगे। क्या आपके रेडार पे कोई सेक्टर या फिर कोई स्टॉक है जिसको छोटी अवधि में ध्यान में रखना चाहिए, जो आपको लग रहा है कि शायद इस मार्केट की गिरावट में अच्छा मौका है उसको लेने का? देखिए कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे प्रोबेबली ये जो ऑनगोइंग स्ट्रेस है बिटवीन ईरान एंड इजराइल, इसका शायद कोई बड़ा प्रभाव ना पड़े। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर में से जिन्हें हम रडार पर रख सकते हैं। एंड इनफैक्ट आज के सत्र में भी कुछ ज़्यादा हमने उसमें गिरावट नहीं देखी है, जैसे कि 361 वेल्थ, ये पर्टिकुलर जो एक कैपिटल मार्केट ओरिएंटेड एक स्टॉक है जो कैटेगोरिकली एक वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक है, ये हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोई लेना देना नहीं है, मतलब ईरान और इजराइल के बीच क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्रूड के प्राइसेस ऊपर नीचे जा रहे हैं। इनफैक्ट एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया हो सकता है ये, एंड वेल्थ क्रिएटिंग स्टॉक हो सकता है। हर गिरावट में हम हमारे क्लाइंट्स को यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इसे जमा करिए।
एक तो उसका जो AUM है बहुत ही बेहतरीन है, जो RM बेस है बहुत ही शानदार है। तो हमें लग रहा है कि ये 1 साल का व्यू हो तो 15 to 20% का एक बेहतरीन अपसाइड हमें देखने मिल सकता है। Q4 के आंकड़े की भी बात करें तो काफ़ी अच्छे नंबर्स थे। तो हमें लग रहा है कि नेक्स्ट वीक के लिए आज इनफैक्ट द स्टॉक इज अप 5%। हमें लग रहा है कि जी ये नीरव। मोमेंटम बरकरार रखेगा एंड वी कैन सी मोर अपसाइड इन द कमिंग वीक्स। एब्सोल्युटली, थैंक्स फॉर दैट अपडेट नीरव। और इनफैक्ट अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और ये पूरा का पूरा हफ्ता एक्शन पैक रहा। काफ़ी सारे इवेंट्स ट्रिगर्स को डाइजेस्ट करना पड़ा मार्केट्स को। कुछ इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्शन पैक थे, कुछ इवेंट्स ग्लोबल फ्रंट पर आते हुए दिखे और कुछ इवेंट्स सैडनिंग भी थे। जो कल हमने अहमदाबाद में एक बड़ा एयर हादसा देखा, एयर इंडिया के प्लेन का जो हादसा देखा, वो काफ़ी दुखदाई खबर थी। और इनफैक्ट ये पूरा का पूरा हफ्ता इसी तरह वॉलेटाइल रहा। ग्लोबल फ्रंट पर भी काफ़ी कुछ रहा, डोमेस्टिक फ्रंट पर तो थे ही। भारतीय बाजार संभलने की लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन जितनी भी बार संभल रहे थे झटके काफ़ी हद तक लग रहे थे। टुवर्ड्स क्लोजिंग इस वक्त अगर आप देखेंगे इंडिया विक्स 8% के स्पाइक्स दिखा रहा है, 15 के लेवल्स पर अब कंफर्ट लेवल से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इन इटसेल्फ बड़ा कंसर्न है। ड्यूरिंग द एंटायर वीक जहां मार्केट में वॉलेटिलिटी थी वो इंडिया विक्स ही था जहां से रिलीफ थी। अब ये रिलीफ भी नहीं रही, करीब 8% की गिरावट। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में क्लियरली डिक्लाइंस का पलड़ा भारी है। 1800 डिक्लाइंस के सामने महज 900 एडवांस, यानी कि एब्सोल्युटली डिक्लाइंस गिरावट जो है वो ज्यादा हावी होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। इंडेक्स वाइज अगर देखेंगे आईटी क्षेत्र ने इस हफ्ते में मजबूती दिखाई जरूर, करीब 3% की गेंस आईटी सेक्टर की तरफ से देखने को मिले। मेजर प्लेयर्स ONGC, TCS, सिप्ला, मारुति सुजुकी, विप्रो लास्ट स्टार ऑफ ट्रेड में ये कुछ तमाम स्टॉक्स थे जहां पर मजबूती के साथ इस वक्त ट्रेड्स क्लोज होते हुए नजर आए। टेक महिंद्रा के स्टॉक में ऑलमोस्ट 1% के गेंस के साथ कामकाज। शिप बिल्डिंग, डिफेंस का खेमा जो कि बाजार को इस वक्त संभाल रहा था, लेकिन इसके अलावा मार्केट का टेक्सचर काफी वॉलेटाइल टुवर्ड्स डाउन साइड, गिरावट ज्यादा हावी होती रही। 55,576 के स्तर पर बैंक निफ्टी में क्लोजिंग, 24,736 के लेवल्स पर 150 अंकों की बिकवाली। निफ्टी में रिकवरी की जद्दोजहद कुछ हद तक कामयाबी हासिल भी हुई, लेकिन कह सकते हैं कि आज का सत्र काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन वाला, काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी वाला देखने को मिला और ढेर सारी चीज़ों के बीच मार्केट्स क्लोज होते हुए। राजेश जी, नीरव जी, नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, मार्केट पर अपनी राय एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। फिलहाल मुझे और सृष्टि को आप दीजिए इजाज़त, लेकिन थोड़ी ही देर में आपके अगले हफ्ते की तैयारी हम करवाएंगे। आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।